शिवानी, मोनिका, पप्पू, मजहर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. Have a nice day with me. All of you should have a nice day with me. गिरधारी, सुजीत, कुलदीप, कृप्ति, जय श्री राम की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे. मैं जो पढ़ाऊंगा उस इकोनॉमी से काम हो जाएगा. इकोनॉमिक्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली की जरूरत नहीं पड़ेगी. हिंदी स्पीकिंग ठीक है. हिंदी 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 ठीक है. स्टार्ट करते हैं. इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था. भारतीय अर्थव्यवस्था ये टॉपिक है. और इस टॉपिक में जो आज हम लोग क्लास चल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे साथ निश्चित रूप से आप सब लोगों को आगे कुछ दिनों तक मेरे साथ रहना पड़ेगा. रहेंगे तो इस बात का विश्वास रखिए कि जो ये इकोनॉमी का सिलेबस है, पीटी और मेंस का, ये दोनों सिलेबस आपके लिए एक कंफर्टेबल जोन में होगा. अच्छा लगेगा आपको पढ़ के. और इकोनॉमिक्स का जो टेंशन है, कई लोगों को इकोनॉमिक्स समझने में थोड़ी दिक्कत आती है. जो साइंस वाले हैं उनको भी दिक्कत होती है, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनको भी. तो ये आपके लिए आगे जब क्लास कंप्लीट होने के बाद, मेंस और पीटी का क्लास कंप्लीट होने के बाद, आपके लिए ये समस्या का क्षेत्र नहीं होगा. आपके लिए इजी सेक्शन होगा. ये विश्वास में मान के, विश्वास करके आपके साथ आज इस सेक्शन को स्टार्ट कर रहा हूं. इसमें आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक में जो यूपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है, यूपीएससी के द्वारा दो पार्ट को कवर करेंगे. एक तो पहले तो मेंस की बात बताता हूं, ठीक है, जो यूपीएससी मेंस का, और उसके बाद उसी के साथ है प्रीलिम्स का. सारे जो वैसे टॉपिक मैं इस तरह से टॉपिक यहां पे निकालने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपका मेंस प्रीलिम्स दोनों मिला करके इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए. और इसमें जा रहे हैं तो प्रीलिम्स में तो पूरा इंडियन इकोनॉमी कवर किया हुआ है. प्रीलिम्स में कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है. सारे टॉपिक से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं आईएएस के, जो जीएस का पेपर है उसमें. मेंस में जाएंगे तो सिलेक्टेड हैं. कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में तो हैं लेकिन मेंस में नहीं है, और वो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं. लेकिन चूंकि हम लोगों को दोनों पढ़ना है, दोनों साथ साथ पढ़ना है, मेंस और प्री, तो ऐसी स्थिति में मेंस प्री दोनों साथ साथ पढ़ना है. तो साथ साथ जब पढ़ना है तो हम लोग इस तरीके से करेंगे जिससे कि हमारा इंडियन इकोनॉमी, माने मेंस का टॉपिक्स और प्रीलिम्स का टॉपिक्स दोनों मिलाकर के हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर दे. कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का एग्जाम दें, चाहे सब्जेक्टिव का एग्जाम दें, आपके कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप आराम आराम से पढ़ते जाइए आज. लेकिन हाँ, वही बात है कि थोड़े कंसंट्रेशन अपने बढ़ाने पड़ेंगे, इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी पड़ेगी. मेरी ओर से कोई दिक्कत नहीं होगा. मैं बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से आपका एक एक चीज, छोटी छोटी बात से लेकर के बड़ी बड़ी बात, जो भी देश में घटनाएं घट रही हैं, यहां से लेकर के बजट और इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है, वहां से अभी वर्तमान में देश में इकोनॉमी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो सबका सब करते हुए मैं आपको खूब अच्छे से, अब छोटी बात से लेकर के बड़ी बात तक सब करा दूंगा. आपको बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है. जिन्होंने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ा है तो उसमें भी उनका भी इकोनॉमिक्स हो जाएगा, उनको भी सब समझ में आ जाएगा. बस आप साथ साथ केवल आराम से थोड़े से फोकस होकर के चलते रहिए.
उसके साथ कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के क्लास के साथ साथ आप कई सारे दूसरे काम नहीं करेंगे, मोबाइल पे और सारी बातें, कमेंट भी आप आराम से कॉपी, हाँ ये जरूर है कि कॉपी अपने पास साफ सुथरा कॉपी रख लीजिए। हाँ ज्यादा प्रॉब्लम है मुझे पता है, तो वो मैं सॉल्व करा दूंगा, आपको अच्छा लगेगा देख के। 2-3 दिन पढ़ो तो उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा आपको कि हमारी चीजें आसानी से निकल जाएंगी और इकोनॉमिक्स हमारे कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा। मैं इस पे आता हूं। सबसे पहले जैसे ये दो जो इंडियन इकोनॉमी का यूपीएससी के सिलेबस में जो मेंस का टॉपिक्स हैं और जो प्रीलिम्स का टॉपिक्स हैं, ये दोनों के दोनों मैं एक फर्स्ट पार्ट में स्टेप 1 के रूप में मैं आपको एक इसका लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बताता हूं। सबसे पहले कोई भी चीज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स या एक तरह से इसको कहें तो विषय सूची मैं आपको ये इसका बताता हूं कि आपको ये दोनों में इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना क्या है। कोई भी काम करने जा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको पता रहे कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो जो करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर कंटेंट क्रिएट करेंगे हम लोग और उसी को आप बार बार पढ़ेंगे। आप यहां पे सर्वज्ञ बनने नहीं आए हैं, आप यहां पे अपनी एग्जाम की जरूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है। बीए फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा। अब बीए फर्स्ट ईयर का देखो अब होगा, अब ये तो आप पढ़ते रहो, देखो आपको कहां कहां ये मदद करता है, ठीक है, कहां कहां के लिए, कहां का जहां जहां मदद करेगा आप खुद उसको देखो। पहले अपना कॉपी एक बनाओ, हम लोग एक ऐसे कॉपी बना लेंगे, 1 से 2 कॉपी मुझे लग रहा है कि लग जाएगा, पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस को मिला करके। और फिर आप अपने बीए पार्ट 1 में जाके देखिएगा कि उसमें से कितनी सारी बातें वहां पे। मुझे तो ऐसा लगा है कि कई बार क्लास को करने के बाद लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ही क्यों ना ले लूं, ये विषय मुझे बहुत समझ में आया है। कई तो फिर आप कोई ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी के दौरान लगेगा कि बहुत अच्छा समझ में आया, तो आपको लगेगा कि वो ले लूं। लेकिन मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस अगर कहीं पे एक है, इकोनॉमिक्स पढ़ के देखिए आपको अच्छा लगेगा। बोला था 1 सोर्स दीजिएगा जिससे कि, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वही एक सोर्स में तो क्लास नोट्स जो बनेगा ना, हमने यही कहा कि एक अपने पास कॉपी, लेकिन उस पर आता हूं। पहले आप अपना लिस्ट ऑफ टॉपिक्स स्टेप 1 में देखिए। तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में जाएंगे तो देखो मेंस में क्या दिया हुआ है। जो आईएएस का मेंस के लिए एक साइड में लिख रहा हूं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, और आप उसको अपने कॉपी पे नोट करिए। लिस्ट ऑफ टॉपिक, विषय सूची आप नोट करिए। फर्स्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लोक वित्त, उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। और इसका जो सबसे फेमस जो इस टॉपिक का, हाँ बिल्कुल एकदम लिखते जाएंगे, एक अक्षर नहीं छोड़ेंगे, जो क्लास में बोलते जाऊंगा सब आपको लिखते जाना है, ठीक है, बिल्कुल एकदम लिखते जाएंगे। लोक वित्त एक टॉपिक हुआ, और इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट जो आप बार बार सुनते हैं वो है बजटीय व्यवस्था, बजटरी सिस्टम, बजटीय व्यवस्था। और इसमें बजटीय व्यवस्था में ये बजट 2000 जो 21-22 अभी आया हुआ है, इसकी सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट। टेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा कि एग्रीकल्चर का, कृषि वाला जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से अकेले पूरे इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है, उस इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस में टोटल 4 टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, और चारों से फिर क्वेश्चन आते हैं। और चारों से जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन में से क्या है, चारों से तो टोटल इंडियन इकोनॉमी मेंस में 10 क्वेश्चन। अब क्लास ओके है? अभी क्या स्थिति है क्लास की? ओके है? ओके, ओके है, ठीक है, बोल रहे हैं ओके है, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब इसमें ये देखिए, ऑल गुड, ओके ओके ओके। तो मैंने ये कहा कि जो इंडियन इकोनॉमी का
जो आईएएस मेंस का सिलेबस है, उस मेंस के सिलेबस में हमने ये कहा कि एक टॉपिक तो हो गया लोकवित्त का, पब्लिक फाइनेंस का, 1 से 2 क्वेश्चन। टोटल इंडियन इकोनॉमी से आप जानते हैं कि 10 क्वेश्चन आता है मेंस में, तो 10 क्वेश्चन आता है, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आता है पब्लिक फाइनेंस वाले से, बजट वाले से। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का हमने कहा कि जब आप सिलेबस अपने पास रखिए, ठीक है, हम भी ग्रुप पे, हम भी पेज पे इस पे शेयर करेंगे, कल सिलेबस आपको दिखा देंगे। तो उसमें मुझे सिलेबस चूंकि याद है, अब आपको अपने देखना है, तो आप आईएएस का, इकोनॉमिक्स का सिलेबस जरूर अपने पास डाउनलोड कर लीजिए, या जो भी सिस्टम देखते हैं उनको मैं बोल रहा हूं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप पे या आपके पास उसका जो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है वो जरूर आपको पीडीएफ रूप में फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि आपके पास हमेशा सिलेबस रहे। मेंस का सिलेबस कम से कम जरूर है। पीटी तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट है, तो उसमें तो सिलेबस की जरूरत नहीं है, लेकिन मेंस में, ठीक है, मेंस में आपको इससे आपका, तो एग्रीकल्चर का 4 यूनिट दिया हुआ है, 4 में से 4 यूनिट दिया हुआ है, सारे यूनिट से 1-1 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल इकोनॉमिक्स के जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का आता है। ये बड़ा टॉपिक है, हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। दूसरी कोचिंगों में एक दिक्कत उसमें होती है कि इकोनॉमी वाले उसको इसलिए छोड़ देते हैं कि ज्योग्राफी वाले करेंगे, और ज्योग्राफी वाले इसलिए कम कर देते हैं कि भाई वो इकोनॉमी वाले करेंगे। इकोनॉमिक्स के सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, इकोनॉमी के सिलेबस में दिया हुआ है, तो भाई मैं क्यों कराऊं। और इकोनॉमिक्स वाले इसलिए छोड़ देते हैं कि भाई एग्रीकल्चर की बात है तो वो ज्योग्राफी वाले कराएंगे, मैं क्यों कराऊं, तो वहां पे वो छोड़ देते हैं। एग्रीकल्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी आईएएस मेंस का टॉपिक है, यहां पे पिट जाता है, हम लोग उसको बहुत अच्छे से करेंगे, आप चिंता मत करिए। आप इसको, ये 4 के 4 क्वेश्चन जब भी यूपीएससी में पूछा गया है, सारे के सारे क्लास नोट्स में से आया हुआ है, आगे भी आपके क्लास नोट्स, आपके यहां भी क्लास नोट्स जो बनेगा उसी में से आईएएस मेंस में ये चारों क्वेश्चन आएगा जो एग्रीकल्चर से आता है। जो तीसरा, जो थर्ड टॉपिक है यहां का, वो है उद्योग, इंडस्ट्री, उद्योग या इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, ठीक है। ये नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें सारे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वगैरह हैं वहां से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम लोग करेंगे। जो नेक्स्ट, उसके बाद क्या क्या हो गया, लोकवित्त, कृषि, उद्योग, और उसके बाद उद्योग में ही एक उदारीकरण करके भी दिया हुआ है यहीं पे, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। आप जानते हैं इसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये। और उसके बाद एक और टॉपिक आता है निवेश मॉडल, निवेश मॉडल। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो देश के आर्थिक विकास के लिए जो निवेश चाहिए था वो निवेश कहां कहां से लिया गया, ये इसको बोलते हैं निवेश मॉडल। और उसमें किस तरह से स्वतंत्रता के बाद और फिर 1991 के बाद वर्तमान में ये जो देश के आर्थिक विकास के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो इन्वेस्टमेंट कहां कहां से आता है, तो उसके लिए है ये इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है। उसके बाद जाएंगे तो निवेश मॉडल के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। और इस मानव संसाधन वाले टॉपिक में 2 टॉपिक पूछा जाता है, एक टॉपिक और दूसरा, एक आपके यहां है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, और एक और आपके सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है समावेशी विकास, समावेशी विकास। ये 2 टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज में अनएम्प्लॉयमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, और साथ में इन्वेस्टमेंट मॉडल, लिबरलाइजेशन इसका मतलब हुआ, इंग्लिश में भी बोलते जा रहा हूं। तो ये टॉपिक है कौन कौन सा, लोकवित्त, कृषि, उद्योग, निवेश और ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। और उसके बाद जाएंगे तो एक और टॉपिक है, उसको बोलते हैं आधारित संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारित संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एक टॉपिक ये है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में आप जानते हैं कई सारे इसके पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा इसका परिचय, दूसरा हो जाएगा ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें मुख्य रूप से विद्युत होगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी वाले में जाएंगे तो इसके 4 पार्ट में इसको हम लोग करेंगे, जी, टी, डी और एस। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सेविंग। बिजली का उत्पादन, बिजली का पारेषण, संचरण, बिजली का वितरण और बिजली की बचत। क्योंकि आप जानते हैं कि हर बिजली के हर इकाई की बचत उतने नया बिजली उत्पादन से आपको बचाता है, आपको रोकता है, ठीक है। तो इसलिए जितना बिजली का उत्पादन जरूरी है उतना ही ये जितना जरूरी है उतना ही ये सेविंग वाला भी जरूरी है।
बचत वाला भी जरूरी है। तो दोनों के दोनों आपके अच्छे से होने चाहिए, जनरेशन के साथ साथ सेविंग भी। ये जनरेशन को बढ़ाइए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन बचत करने से आपको नया उत्पादन की जरूरत कम पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो एक विद्युत वाला, और उसके बाद आ जाता है इसी में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। और परिवहन वाले में जाते हैं तो इसमें 4 है, रोड है, सड़क है, रेल है, हवाई यात्रा, सिविल एविएशन और बंदरगाह। ठीक है, तो ये 4 हैं परिवहन वाले में। और उसके बाद एक और आ जाता है दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन। दूर संचार को लेकर के, क्योंकि आज के डेट में दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट बन चुका है। क्योंकि आज के डेट में आप जानते हैं टी का मतलब होता है ट्रांसमिशन पावर ग्रिड के द्वारा किया जाता है। आप देखते होंगे कि जैसे जहां पे एनटीपीसी का बिजली उत्पादन हुआ, और हम लोग मुखर्जी नगर में हैं, तो मुखर्जी नगर में यहां पे टाटा वालों द्वारा बिजली वितरण का काम किया जाता है। हाँ ठीक है, चलता है। आई मेंस प्री सब मिलाकर के सब ISPC सबकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो उसमें देखो क्या है, एनटीपीसी ने बिजली उत्पादन किया और टाटा द्वारा बिजली वितरण किया जाता है। अब इसके बीच में जो उत्पादन केंद्र से वितरण केंद्र के बीच में जो बिजली लाने का काम किया जाता है, वो पावर ग्रिड के द्वारा किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। और आप देखते होंगे कि आपके शहर में जैसे ही शहर से आप बाहर निकलते हैं, काफी बड़े बड़े बिजली के पोल होते हैं। ठीक है, और उससे कहा जाता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं, वो 7.5 लाख वोल्ट तक का। आपके घर में जो बिजली की सप्लाई आता है वो 240 वोल्ट का आता है, लेकिन आप जानते हैं कि वो जो खेत खलिहान में बड़े बड़े बिजली के पोल आपको दिखाई देते हैं और उस पर जो तार खिंचे हुए रहते हैं, वो 7,50,000 वोल्ट तक होता है। ठीक है, 7 लाख की बात कर रहा हूं, सोच के देखो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वो जो ट्रांसमिशन जो बीच वाला होता है, उसमें कोई कटिया फंसा करके बल्ब नहीं जला सकता। ठीक है, तो अब डी, तो इसमें ये ट्रांसमिशन वाला काम हुआ, वो वहां होता है उत्पादन और वितरण केंद्र के बीच में। और डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। ठीक है, हमारे यहां मुखर्जी नगर में जाएंगे तो यहां पे टाटा है, टाटा के द्वारा जो बिजली आया हुआ है उसको घर घर पहुंचाने का काम किया जाता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। और एस का मतलब होता है बचत। हम करेंगे क्लास में, अभी आप ऐसे ही रखिए उसको, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसमिशन। ठीक है, इसको संचरण बोलते हैं इसको, या पारेषण बोलते हैं, ट्रांसमिशन बोलते हैं उसको, ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये बोलते हैं। तो खैर आएगा ये। तो हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने सारी बातों को करेंगे जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है उसको पूरा किया जा सके। मैं ये आपको बता रहा था, हाँ, इसमें यह बता रहा था कि जो टेलीकम्युनिकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में गांव में भी टेलीकॉम सर्विसेज को पहुंचाने के लिए नेशनल डिजिटल टेलीकॉम पॉलिसी 2000, ठीक है, जी मींस जनरेशन उत्पादन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने यही कहा है, ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, नोट्स में बोल देंगे कि नोट्स के साथ आपको जो नोट्स लोग भेजेंगे उसमें सिलेबस के उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएगा। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेविंग संचरण का है। ठीक है, अब आप समझ गए। तो ये है। तो हमने कहा, मैं ये टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं। टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है, आज के डेट में समझ रहे हो, नेशनल डिजिटल टेलीकॉम पॉलिसी है, डिजिटल टेलीकॉम पॉलिसी 2018 है, और उसके तहत गांव में 10 Gbps का स्पीड दिया जाना है। अभी सोच के देखो, अपने मोबाइल में टेस्ट करेंगे तो कई सारे एयरटेल वगैरह का है, मेरे मोबाइल में तो कई बार 150-200 Mbps तक का स्पीड आता है। ठीक है, अब तो जनरली सबके मोबाइल में 100 Mbps के आसपास आने लगा है, लेकिन गांव में 2025 तक गांव में जो स्पीड इलेक्ट्रिसिटी, जो इसका टेलीकॉम स्पीड मिलेगा वो 10 Gbps का मिलेगा। अब 10 Gbps में सोच के देखो कि गांव में लोग, तब शहरों में जैसे एक हो रहा है ना कि वर्क फ्रॉम होम, तो बहुत सारे लोग होंगे जो अपने गांव में ही जाकर के इस तरह का स्टूडियो लगा लेंगे। ठीक है, उस तरह का स्टूडियो लगा लेंगे और स्टूडियो लगा करके उससे वहीं से आपको पढ़ाएंगे वो। ठीक है, तो खैर मैं अभी तो कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, अब सिलेबस मैं धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिए। तो इसमें देखो क्या है, अब आप एक एक करके देखिए। हमने क्या लिखा है, सिलेबस लिखा है। सिलेबस में पहले क्या लिखा, लोकवित्त, उसमें क्या होगा, बजट, यही टॉपिक आज करेंगे हम लोग। दूसरा क्या लिखा, एग्रीकल्चर। हमने कहा सिलेबस में 4 टॉपिक दिखा हुआ है,
चारों से एक एक क्वेश्चन आता है। तो इकोनॉमी के टोटल जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से अकेले 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आता है। हाँ, ब्रॉडबैंड के तहत होगा वो। उसके ब्रॉडबैंड को के स्पीड, ब्रॉडबैंड के तहत स्पीड बढ़ाने के लिए, ब्रॉडबैंड है वो, बढ़ाने के लिए आप जाएंगे तो उसमें 10 Gbps का स्पीड दिया जाएगा 2025 तक। उसका लिए जो पॉलिसी है सरकार की उसको बोलते हैं नेशनल डिजिटल, ठीक है, नेशनल डिजिटल पॉलिसी 2018, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बहुत क्लास हो गई, आप चिंता मत करिए। इकोनॉमिक्स जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कम से कम हमको लग रहा है कि 80 से 100 घंटे के आसपास की क्लास होंगी। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस बड़ा है ना, पीटी मेंस दोनों मिला करके, तो सिलेबस क्लास होगा। तो उसमें क्या हुआ, ए दूसरा, उसके बाद क्या हुआ उद्योग, उसके बाद क्या हुआ निवेश मॉडल, उसके बाद क्या हुआ मानव संसाधन, और मानव संसाधन में हुआ बेरोजगारी और समावेशी विकास। ये 2 टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा। हम लोग क्लास में एक बार और एक टॉपिक अपनी तरफ से कर लेंगे, हम जोड़ देंगे उसको, ठीक है, वो है गरीबी, ठीक है, पोवर्टी। ये टॉपिक हम अपनी तरफ से जोड़ के करा देंगे आपको, ठीक है। तो इससे ये चूंकि आप गरीबी वाला टॉपिक है वो जीएस के पेपर 1 में दिया हुआ है, सोशल इश्यूज में, क्योंकि यूपीएससी ने गरीबी को, हाँ प्री का भी सब मिला करके करा देंगे। गरीबी को यूपीएससी ने एक सामाजिक समस्या माना है, इकोनॉमिक समस्या नहीं माना है, और इसलिए यूपीएससी के सिलेबस में सोशल इश्यूज में गरीबी लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स के सिलेबस के साथ गरीबी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको इकोनॉमी के साथ कर लेंगे। तो इतना टॉपिक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगले पेज पे जाएं तो हमने क्या किया, एक आधारित संरचना किया, और लास्ट एक टॉपिक जो मेंस में दिया हुआ है उसको कर लीजिए, योजना आयोग, योजना आयोग और साथ में नीति आयोग, योजना आयोग और नीति आयोग, ये टॉपिक भी है। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। तो ये जो सिलेबस था, ये सारा का सारा सिलेबस किसका था, ये सब मेंस का सिलेबस था। हाँ, डेली यही टाइम रहेगा, 4 से 6 का टाइम रहेगा, आप फिक्स कर लीजिए, 4 से 6 का ही हम लोग टाइम रखेंगे। तो योजना आयोग और नीति आयोग ये लास्ट टॉपिक था। तो इतने सारे टॉपिक्स आपके मेंस के थे। अब आपके कॉपी में ये खूब सुंदर शब्दों में आपने लिख लिया होगा इसको, ये सारा टॉपिक 1 2 3 4 5, और उसके बाद 5 के बाद छठा, और उसके बाद फिर 7वां टॉपिक। ये 7 टॉपिक आपने लिख लिया होगा। हाँ, अभी आते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ये हमारे में देखो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये आईआर में लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय संबंध का भाग है। ये पेपर 2 के आईआर में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या हमने कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब हैं, वो सबके सब कहां लिखे हुए हैं, पेपर जीएस के 4 पेपर हैं, आप जानते हैं। आईएएस में 4 पेपर होते हैं, जीएस में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज। पेपर 2 में जाएंगे तो पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर और सोशल जस्टिस। पेपर 3 में है इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। और पेपर 4 में है वो है एथिक्स है। तो हम लोग पेपर 3 का इकोनॉमी वाला सेक्शन कर रहे हैं। तो उसमें जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, ये कहां पे है, ये पेपर 2 का अंतरराष्ट्रीय संबंध वाला टॉपिक है। उसमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पॉलिटिकल, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आर्थिक। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आर्थिक में ये सब बातें दी गई हैं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। आप पेपर 3 में जाके देखिए, पेपर 3 में यही इतना ही टॉपिक लिखा हुआ है जो हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है। ये अब आ जाइए, इसके साथ साथ अब आईएएस प्रीलिम्स में, जो आईएएस का जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, यूपी पीसीएस का बिल्कुल सिलेबस कवर हो जाएगा सारा। यूपी इसका सिलेबस में कुछ नहीं, यही सिलेबस है यूपी पीसीएस का भी, और वो सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आईएएस प्रीलिम्स में जाएंगे तो इसके लिए देखो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, पहले लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बता देते हैं, और उसके बाद आपको बुक्स बताएंगे, कौन सा बुक्स आप पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे, स्टेप 2 में बताएंगे। पहले लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आप पहले नोट कर लो अपने कॉपी में, और उसमें हाँ बुक बिल्कुल एनसीईआरटी और हम जो होगा सब बता रहे हैं। अभी तो हमने तो बस फर्स्ट पार्ट बताया ना हमने। आप देखिए, आप यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, हमने यहां पे स्टेप 1 में ये जो इंडियन इकोनॉमी का मेंस और पीटी का सिलेबस है, तो उसमें स्टेप 1 में हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की बात आपके सामने रखी है, विषय सूची, ठीक है। और विषय सूची में जाएंगे तो उसमें, तो यहां पे देखो विषय सूची में ये सारा मेंस का पहले हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बताया, और उसके बाद फिर हमने ये, और उसके बाद ये। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं क्या चीज, आईएएस प्रीलिम्स का जो ये
ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, ये आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। और आईएएस प्रीलिम्स के सिलेबस का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें जाएंगे तो आप जानते हैं यहां पे क्या हो जाएगा। एक जो बजटरी सिस्टम है, बजटीय प्रणाली, ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बजटरी सिस्टम या बजटीय प्रणाली, अभी जो बजट आया है, ये जो बजटीय प्रणाली है, बजट 2021-22, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स हम लोग दोनों कर लेंगे, इकोनॉमी का भी कर लेंगे, इससे बजट करेंगे तो हमारा ये भी हो जाएगा, इसका करंट अफेयर्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दूसरा टॉपिक इसमें जाएंगे, सेकंड टॉपिक जो यूपीएससी में, जिससे कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, आप जानते हैं कि यूपीएससी में 100 क्वेश्चन जो जीएस का आता है उसमें 18 से 20 क्वेश्चन इकोनॉमी के होते हैं। उस 18 से 20 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन एक टॉपिक से आता है, और वो टॉपिक कौन सा है? मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। एक टॉपिक ये है मुद्रा बैंकिंग, और इस मुद्रा एवं बैंकिंग में जाएंगे तो 3 टॉपिक इसमें हम लोग कवर करेंगे। कौन कौन सा? जिससे कि हमारे जो भी आईएएस में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं वे सारे के सारे कवर हो जाएं। इसके लिए कौन कौन सा होगा इसमें? जो एक इसमें है मनी एंड बैंकिंग वाले में, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परिचय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, ठीक है, वो करेंगे फर्स्ट पार्ट में मुद्रा एवं बैंकिंग वाले का। सेकंड पार्ट इसका हो जाएगा मुद्रा बाजार, मनी मार्केट उसको बोलते हैं, मनी मार्केट। और ये मनी मार्केट में मुख्य रूप से होगा बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम, मुद्रा बाजार। और तीसरे वाले में जाएंगे, थर्ड, वो है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट बाजार या शेयर बाजार, शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो एक इसमें 3 टॉपिक हो जाएगा। जय हिंद। इसमें 3 टॉपिक हो जाएगा। कौन कौन सा? एक मुद्रा बैंकिंग वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप देखिए क्या हो रहा है हमारा, ये 3 टॉपिक हो रहा है। एक ये वाला टॉपिक हो रहा है, ये पहला टॉपिक था, ये दूसरा टॉपिक था, और दूसरे वाले टॉपिक में टोटल 3 टॉपिक हैं। कौन कौन से? आरबीआई परिचय और कार्य, बैंकिंग व्यवस्था प्रणाली, और तीसरा शेयर बाजार। ये 3 टॉपिक हमारा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 4 नंबर 5 नंबर। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा टॉपिक कौन सा है? थर्ड टॉपिक, तीसरा टॉपिक, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी। हाँ बिल्कुल, करंट हम करते चलेंगे, आप चिंता मत करिए मजहर जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम करंट अफेयर्स, ठीक है। मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, आप अपना काम अच्छे से करिएगा। जो क्लास में कॉपी में जाए उसको आप बार बार पढ़ के उसको नॉलेज के, नहीं तो ये आप ये सोचिए क्लास में हमारी समझ में बातें आ गई तो उतने से मेरा काम चल जाएगा, तो वो नहीं चलेगा, फिर आप थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे उसको, ठीक है, 48 घंटे बाद भूल जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करिएगा, जो कॉपी में जाएगा उसको बार बार पढ़ के उसको याद करने की कोशिश करिएगा, तो उसमें कंटेंट पर कमांड हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक एक होता है। और इस वाले टॉपिक में जाते हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार। दूसरा सेकंड जाएंगे तो भुगतान संतुलन,
भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तीसरा, थर्ड, विदेश व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। और यहां पर एक वर्ल्ड WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF प्लस अन्य, इनके बारे में जानकारी हम लोग ले लेंगे। क्या क्या हमने कहा? अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक, और उसमें हमने 3 टॉपिक किया। विदेश व्यापार करेंगे, विदेश व्यापार के बारे में, आयात निर्यात, भुगतान संतुलन, एक देश का शेष विश्व के साथ सारे लेन देन जो होते हैं उसके बारे में करेंगे। और उसके बाद विदेशी निवेश, भारत में जो डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट आते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सारे विदेशी व्यापार का में ये यूपीएससी का जो एग्जाम होने जा रहा है उसके पहले हम आपका अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, करंट अफेयर्स जोड़ के करा देंगे। तो इसलिए आप उस पर फोकस करिए, और बाकी जो कुछ बच जाएगा, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए जो कुछ भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आईएएस का एग्जाम है, आईएएस के एग्जाम में हम लोग सारा जितना विजिबल पार्ट है वो सारा क्लियर कर देंगे। वहां पे कुछ कुछ क्वेश्चन इनविजिबल भी थोड़ा आता है, और इसी कारण से तो 100 क्वेश्चन में से 48-50 क्वेश्चन सही होने से हो जाता है यूपीएससी। एमपी पीसीएस का भी हो जाएगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन का, तो उसमें 100 में 50 से हो जाता है, तो 50 से हो जाता है तो आपका तो इसमें क्या लिखे? विदेश व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF और अन्य। ये टॉपिक तीसरा टॉपिक है। इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट और सारे कंसेप्ट हम आपका कराएंगे, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, सब पीसीएस का हो जाएगा, सब कोई पीसीएस नहीं छूटेगा। हम लोग जो इकोनॉमिक्स करेंगे, कंप्लीट इकोनॉमिक्स करेंगे, और उसमें सारे आईएएस से लेकर के पीसीएस सब हो जाएगा, किसी आपका कुछ नहीं छूटेगा। बस आप इसको ढंग से एक बार पढ़ जाइए। अब देखिए, तीसरा टॉपिक था ये। अब चौथा टॉपिक ले लो, फोर्थ टॉपिक, राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट। और इसमें जाते हैं तो GVA, GDP, GNP, NNP, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये सब हमारा। अच्छा, एनएनपी से एक मिनट, एनएनपी से एक और, एनएनपी से राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, और राष्ट्रीय आय से फिर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, और इससे जुड़ी हुई सारी बातें, ठीक है, ये सब हम लोग कर लेंगे। GVA, GDP, GNP, NNP, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सारा से जुड़ा हुआ जो भी बेसिक कंसेप्ट होता है, CSO, NSSO, NSO जो नया बना है, ठीक है, वो सब से जुड़े हुए सारे फैक्ट इसमें से ठीक है, ये सारा का सारा। अच्छा, तो ये 4 नंबर। 5 नंबर में 5 नंबर टॉपिक उसमें लिख लीजिए। 5th नंबर इकोनॉमिक्स के पीटी के क्लास में जो 5th टॉपिक कौन सा है? एक है उद्योग एवं आधारित संरचना, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर छठा है कृषि, एग्रीकल्चर। और उसके बाद 7वां एक टॉपिक है मानव संसाधन, जो मेंस में भी हमने देखा था, ह्यूमन रिसोर्सेज। और उसमें जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे के सारे। तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये सिलेबस। और लास्ट टॉपिक यहां पे लिख दीजिए, लास्ट एक और टॉपिक है, वो है योजना नीति आयोग वाला। 7, 8 योजना आयोग और नीति आयोग।
और नीति आयोग, नीति आयोग, तो ये सारे टॉपिक्स हैं पीटी के। तो आप इसको लिख दीजिए, पीटी वाले पे पीटी के रख दीजिए, पीटी वाला पीटी पे रख दीजिए, मेंस वाला मेंस पे रख दीजिए। ठीक है, सिलेबस आपने देख लिया। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, इसका हम लोग ये जो पीटी में हमने लिखा उस सारे का हम लोग फैक्चुअल करेंगे, तथ्यात्मक रूप से इसका करेंगे, कर लेंगे इसमें। अब देखो एक्स्ट्रा क्या क्या है, अगर आप थोड़े से पीछे जाकर के दोनों के सिलेबस को सामने सामने रख के एक बार देखो तो देखो इसमें क्या है, कहां पे डिफरेंस आ रहा है सिलेबस में। ये बजट वाला सब में पीटी में मेंस में दोनों है, एग्रीकल्चर पीटी मेंस दोनों में है, इंडस्ट्री पीटी मेंस दोनों में है, इन्वेस्टमेंट मॉडल केवल आईएएस मेंस में है, मानव संसाधन आईएएस मेंस में है, लेकिन पीटी में इसका फैक्चुअल होगा। उसके बाद जाएंगे तो यहां पे आधारित संरचना पीटी मेंस दोनों में है, लेकिन मेंस में ज्यादा बड़ा है, पीटी में तो ऑब्जेक्टिव रूप में होगा, लेकिन हो जाएगा। एक ही क्लास से हम लोग करेंगे, ऐसा करेंगे जिससे छोटी बात से लेकर के सारी योजनाओं से लेकर के सब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, सबने कहा कि सब पीसीएस हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे तो फिर ये इसमें जाएंगे तो पीटी वाले में जा रहे हैं तो देखो बजटरी सिस्टम दोनों में है। एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दो टॉपिक है जो कि आईएएस के मेंस के सिलेबस में नहीं है, जो केवल पीटी में है। ठीक है, 3 टॉपिक, वो देखिए कौन कौन सा टॉपिक है। ये जो मुद्रा एवं बैंकिंग है, और मुद्रा एवं बैंकिंग ये वाला जो टॉपिक है वो केवल और केवल कहां पे है, पीटी में है, ये मेंस में नहीं है। देखिएगा आरबीआई, मुद्रा बाजार, बैंक, शेयर बाजार वगैरह केवल प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं है। अपने सिलेबस में जाके एक बार चेक करना, मेंस का सिलेबस चेक करके देखिए, उसमें हमने नहीं लिखवाया हुआ है, नहीं है ये। हाँ, अब दूसरा टॉपिक जो केवल ये वाला टॉपिक है 3 नंबर टॉपिक है, ये केवल प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं है। ये मेंस में यूपीएससी में नहीं है, और आज तक पीछे 6-7 साल से एक बार भी क्वेश्चन, जब से 2013 से नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, आज तक एक बार भी क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये तीसरा नंबर टॉपिक, दूसरा और तीसरा नंबर टॉपिक, और इसी में एक और ये राष्ट्रीय आय और संबंधित अवधारणा, ये 4 नंबर टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक भी मेंस में नहीं है, मेंस में नहीं है ये। तो ये 3 टॉपिक जो है वो मेंस में नहीं है। कौन कौन सा, मुद्रा बैंकिंग, दूसरा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक, और राष्ट्रीय आय और, ठीक है हाँ रखा हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय आय और संबंधित अवधारणा। ये दोनों के दोनों, ये तीनों टॉपिक केवल पीटी में है, मेंस में नहीं है। बाकी सारे टॉपिक मेंस पीटी दोनों में है। ठीक है, तो हम लोग एक बार जब पूरा इकोनॉमिक्स करेंगे तो ये तीनों को भी शामिल करेंगे, और प्लस बाकी सारे टॉपिक्स को भी शामिल करेंगे। अर्थात इससे एक और निष्कर्ष निकला, आप देखिए सारे टॉपिक्स जो भी इंडियन जो इकोनॉमी में लिखा हुआ है, वो सारे के सारे टॉपिक्स प्रीलिम्स में हैं, मेंस में उसमें से कुछ ही भाग है। और लैंड रिफॉर्म तो एग्रीकल्चर में आएगा ही, उसमें से केवल कुछ ही भाग है जो प्रीलिम्स में है, वो कुछ ही भाग मेंस में है, अदरवाइज बाकी सारे का सारा, ठीक है, सबका सब पीटी में है। ठीक है, पीटी में कंप्लीट सिलेबस है, मेंस में उसमें का 3 टॉपिक को हटा करके, अच्छा ठीक है, मेंस में उसमें से 3 टॉपिक को हटा दिया है, और बाकी सारा का सारा पीटी मेंस दोनों में है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, एमपीपीसीएस वगैरह सब बताया हमने, आईएएस पीसीएस। अब चलो, हमने क्या किया कि फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट किया, स्टेप 1 लिस्ट। स्टेप 1 में क्या था इकोनॉमिक्स करने में, स्टेप 1 में हमने क्या किया था, एक सबसे पहले निकाला हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, जो हम लोग क्लास में करेंगे, दोनों का हम लोगों ने निकाल लिया, मेंस का भी और पीटी का भी, दोनों का निकाल लिया, एक पार्ट निकल गया। अब हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पहले नहीं पढ़े हैं तो अभी सब यहां से पढ़ते जाइए। फर्स्ट स्टेप में जो हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स निकलवाया, वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बस जितना बोलते जा रहे हैं उसको करते जाइए, कोई दिक्कत कहीं नहीं आएंगे। तो पहले स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में इसका स्टडी मटेरियल की बारी आती है, अध्ययन सामग्री, अध्ययन सामग्री। अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल की बारी है। स्टडी मटेरियल कहां से पढ़ें, तो उसमें देखो अध्ययन सामग्री में जो इकोनॉमी के लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक जैसे मान लीजिए टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक,
आपको लेने का जो भी किताब, कोई किताब लेने का मन करे, मार्केट में कई सारे किताब हैं, ठीक है। टीएमएच का की तरफ से एक बुक आता है, रमेश सर की किताब है, रमेश सर की किताब है, उनका किताब ले सकते हैं। टीएमएच का इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी लिखा ही हुआ है कवर पे, भारतीय अर्थव्यवस्था टीएमएच का है। दूसरा एक और है, इंडियन इकोनॉमी ही लिखा हुआ है, मिश्रा एंड पुरी की किताब है। सब थोड़ी मोटी मोटी किताबें हैं ये। या कई लोग एस एन लाल की भी ये किताब है, उसको भी पढ़ते हैं। एस एन लाल का भी इंडियन इकोनॉमी है। तो इस तीनों में से कोई एक टेक्स्ट बुक आप चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अलावा जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी है, ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी का एनसीईआरटी ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि उसमें स्टैटिक बातें दी गई हैं, हमारी जरूरतें डायनेमिक थोड़ी होती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी क्लास 11-12 में है। तो इसमें जो भारत का विकास और नियोजन करके लिखा हुआ है, वो अलग को पढ़ेंगे। उसमें आप देख लीजिएगा कहां पे है वो। हम एनसीईआरटी को रिकमेंड नहीं करेंगे। एनसीईआरटी इसके लिए ना, हाँ हिंदी में भी है, ठीक है। हाँ, तो ये है दूसरा। तीसरा, थर्ड इसमें जाते हैं तो कोचिंग से अगर कोई नोट्स मिलता है तो वो भी निश्चित रूप से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनेगा। कोचिंग नोट्स, प्रिंटेड नोट्स जिसको बोलते हैं, जो पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो वो कोचिंग नोट्स। लेकिन ये सारे के साथ एक और है, ये सारा अपने पास रखिए, मिले, पढ़िए, सब कुछ करिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल आपका होगा, स्टडी मटेरियल वो होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल कौन सा होगा? क्लास नोट्स। और ये क्लास नोट्स ऐसा होगा जो कि बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट और कंटेम्प्ररी पार्ट दोनों को शामिल करके होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा व्यवहारिक आपको समझ में आएगा, अपने हाथ से लिखा हुआ रहेगा। तो सबसे प्रैक्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट्स आपके लिए होगा, वो नोट्स कौन सा होगा? क्लास नोट्स, ठीक है। ये आपके लिए पूरे पीटी मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल बनेगा ये। इसके साथ आप दो चीज और पढ़ लेंगे। एक न्यूज़पेपर, जो आपको समझ में आए, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। इंग्लिश में द हिंदू होता है, हिंदी में आप दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर या हिंदुस्तान, तीनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। जनसत्ता आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर या हिंदुस्तान में से कोई भी, हाँ, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर। और दूसरा हो जाता है, और मैगजीन में जाएंगे, मैगजीन्स में दो मैगजीन्स इंपॉर्टेंट है, योजना और कुरुक्षेत्र। ये दोनों मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों मैगजीन हर महीने का खरीद के अपने पास रखिएगा। ये आपके आईएएस में जो इकोनॉमी का सिलेबस है, ज्योग्राफी का सिलेबस है, जो गवर्नेंस का सिलेबस है, सबको पूरा करेगा, ठीक है। तो हमने आपको ज्यादा दवा नहीं लिखी है। कौन सी? एक क्लास नोट तो हम लोग पढ़ने के दौरान ही बनेगा हमारा, ठीक है। वही आज मान लीजिए आज फर्स्ट क्लास है, कल सेकंड क्लास है, तो उसमें हो सकता है कि आपको लगे कि हमारे पास अभी मैटर, लेकिन थोड़े दिन बाद, 10-5 दिन बाद, जब नहीं, तीनों टेक्स्ट बुक नहीं, तीनों में से कोई एक लेना चाहे तो ले ले, ठीक है। कोई भी जो एक लेने का मन करे, लेकिन जरूरत उसकी भी नहीं जरूरत पड़ेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हाँ, ये जो क्लास नोट्स होगा, थोड़े दिन बाद ये इतना मोटा सा कॉपी बन जाएगा, और इतना मोटा कॉपी बन जाएगा तो वही आपसे नहीं संभलेगा। तो लेकिन शुरू में लोग पूछते हैं, ठीक है, कि जब भी कोई टीचर नया आता है कौन सी किताब लें, तो ये सब जरूर आप पूछते हैं, और हम आपको बता भी रहे हैं, हम भी आपसे मना भी नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल आप उसको ले लीजिए, पढ़िए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा काम का है, वो अधिक काम का नहीं है, ठीक है। आपका अपना क्लास नोट जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और एक मैगजीन, ये योजना और कुरुक्षेत्र। और जो आप कॉम्पिटिटिव करंट अफेयर्स के लिए कोई घटना चक्र पढ़ता है, कोई प्रतियोगिता दर्पण का पढ़ता है, कोई दृष्टि का पढ़ता है, कोई विजन का मैगजीन पढ़ता है, कई सारे लोग पढ़ते हैं। जो आपको अच्छा लगे, बाजार में सब अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन दो चीज को तो कंपलसरी लेंगे, वो होगा योजना, कुरुक्षेत्र और न्यूज़पेपर। ये जरूर आप अपने पास रखिएगा, ठीक है। और बाकी क्लास नोट्स, इतने से आपके इकोनॉमिक्स की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आईएएस का जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल कंटेम्प्ररी क्वेश्चन आता है, और ये कंटेम्प्ररी क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा, चूंकि आपके पास और भी बहुत सारे विषय हैं, कितना पढ़ेंगे आप, ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है।
तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इसी में जैसे पेपर देखो, एक एक करके एक पेपर आपको दिखाएं इसमें, तो देखो पेपर कैसे दिख रहा है। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। एक्सप्लेन इंट्रा जनरेशनल ना, आपसे अधिकांश लोग हिंदी के वाले होंगे तो इसलिए थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो, तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और पीडीएफ ही आपको दिखाएं। ये भी इंग्लिश में ही आ रहा है। ना, इसमें पेपर देख रहा था मैं, आपको पेपर दिखाता तो आपको पता चल जाता कि आपको ज्यादा हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है, आपकी हमारी जरूरत इतने से पूरी हो जाएंगी। लेकिन मुझे पेपर यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं, चलिए डिटेल सिलेबस जीएस पेपर 3 क्वेश्चन पीडीएफ हिंदी। इंग्लिश वाले में ही है, चलो देखते हैं हम क्या करें। इसी में है एक्सप्लेन इंट्रा जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल इशूज इक्विटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। मैंने देखो इसमें क्या टॉपिक आया है, मैंने इसमें टॉपिक दे दिया ये इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। आपने देखा सिलेबस में आपने लिखा हुआ है इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, यहां पे है एक या एक कोई मैगजीन, ये कुरुक्षेत्र योजना, तो दोनों में से दोनों लेना है। हाँ बाइलिंगुअल रहेगा क्लास, बाइलिंगुअल क्लास रखेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि हिंदी मीडियम के लोग ज्यादा हैं हमें जैसा बताया गया है, तो इसलिए हम, लेकिन फिर भी सारा टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज कर देंगे। अभी भी आपने सिलेबस में देखा, ठीक है। अब इसमें देखो, अच्छा अब बता रहे हैं कि हिंदी जीएस पेपर का वो भी मिल जाएगा तो हमारा हो जाता। वैसे इसमें आईएएस मेंस जीएस पेपर 3 हिंदी पीडीएफ। एक्चुअली ये जो दे रहे हैं ना, ये उनको यहाँ पे थोड़ा चिटिंग टाइप का हो जाता है। वहां पे वो ले जाते हैं अपने साइट पे, लेकिन वहां से पेपर खोलते नहीं है। अच्छा हम ले आएंगे, कल पेपर ले आएंगे, आपको पेपर दिखाएंगे सारे, सब साल का इकोनॉमिक्स का पेपर एक साथ रख देंगे और दे भी देंगे, भेज भी देंगे आपको। नहीं चलो, दिक्कत है इसमें, थोड़े से दिक्कत है, फिर भी खैर कोई नहीं। मैंने क्वेश्चन में जा रहे हैं तो देखो इसमें क्या दिखा रहा है
इसमें देखो एक इंक्लूसिव ग्रोथ पर है। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है, एक जीडीपी ग्रोथ के बारे में इसमें आता है। ये एक क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में है। कृषि उत्पादों का परिवहन एवं विपणन के बारे में है। व्हाट आर द चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण के बारे में है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी, ये तो साइंस टेक्नोलॉजी में चला गया। तो ये 4 क्वेश्चन यहां पे देखो इकोनॉमी के थे। पहला वाला समावेशी विकास पर है, दूसरा वाला जीडीपी ग्रोथ पर था, तीसरा वाला कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन पे था, चौथा वाला खाद्य प्रसंस्करण पे था। तो 4 क्वेश्चन शुरू में जो इकोनॉमी के आए हैं उसमें से 2 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हैं। अच्छा, उसके बाद जाइए आगे थोड़ा चलते हैं। तो ये 150, ये क्वेश्चन क्या थे, 150 वर्ड्स में इसको लिखना था ये क्वेश्चन को। आगे जाते हैं तो 250 वर्ड वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। देखो क्वेश्चन नंबर 10 से जाएंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है फॉर, अच्छा 10 लोकल। ये क्वेश्चन नंबर 11 से है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, डिस्कस द फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग कंसेशन एग्रीमेंट बिटवीन पब्लिक एंटिटी एंड प्राइवेट, माने निवेश मॉडल का क्वेश्चन था, पीपीपी मॉडल पर क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखेंगे एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड गुड्स एंड जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अगला क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे राइस एंड व्हीट, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द राइस व्हीट सिस्टम सक्सेस, जो गेहूं चावल का जो सफलता का इतिहास क्या रहा है, इसके ऊपर रहा है। और 14 नंबर क्वेश्चन है सजेस्ट मेजर टू इंप्रूव द वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, ये भी देखेंगे। तो एक क्रॉप पैटर्न करके एक आता है टॉपिक आपके उसमें, तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और आखिरी क्वेश्चन है इसमें कोविड-19 पैंडेमिक हैज कॉज्ड अनएक्सपेक्टेड डिवास्टेशन इन वर्ल्ड वाइड, हाउएवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बिंग, इसमें ये साइंस टेक्नोलॉजी का हो गया। तो टोटल 8 क्वेश्चन आया हुआ है और 8 में से 4 क्वेश्चन 250 वर्ड वाले हैं और 4 क्वेश्चन 150 वर्ड वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसे अपने तरीके से अभी तो देखें तो 2 क्वेश्चन, कई बार क्या होता है कि 10 क्वेश्चन पूछता है। हाँ, फूड सिक्योरिटी का भी है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी आएगा एग्रीकल्चर में, ठीक है, क्योंकि कृषि वाला जब टॉपिक करेंगे ना हम लोग तो उसमें कृषि वाले में देखो क्या होगा। जब कृषि वाला टॉपिक करेंगे तो वहां पे कृषि में कृषि क्रियाएं जो होती हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है प्री हार्वेस्ट, प्री हार्वेस्ट मतलब होता है खेती से पहले। दूसरा होता है हार्वेस्ट, खेती के दौरान, खेती के दौरान। और तीसरा होता है पोस्ट हार्वेस्ट, खेती के बाद। अब खेती में तो आप देखते हैं ना कि खेती के बाद का मतलब क्या हुआ, फसल कट जाने के बाद, ठीक है, हाँ पीटी में करेंगे फसल कट जाने के बाद, ठीक है। तो फसल कट जाने के बाद तो वो तो जीडीपी ग्रोथ वाला जो क्वेश्चन आया हुआ ना, को तो पीटी का सिलेबस में था ना मेंस में, नहीं तो ऐसा नहीं है, जो पीटी का सिलेबस में ही जीडीपी है, ये नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट। लेकिन ओवरऑल पूरा इकोनॉमी में जाएंगे तो एक तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति के तेज होने या भारतीय अर्थव्यवस्था की गति के धीमे होने के कारण क्या है। ये तो पूरा का ये तो है ना उसमें सिलेबस, ठीक है। आप पूरा पढ़ लेंगे, पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेंगे ना तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। आप परेशान मत होइए उसके लेकर के, आप लिखने में उस तरह के क्वेश्चन को लिखने में आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 150 वर्ड लिखना है जीडीपी को, अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या होता है, जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पादन, ठीक है। अब ये सकल घरेलू उत्पादन पिछले दिनों में देखे होंगे कोरोना के दौरान -23.6% से कम हुआ, ठीक है। तो इसी को अब आप कहिए कि जीडीपी ग्रोथ कम हुआ या जीडीपी ग्रोथ बढ़ा या अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई या अर्थव्यवस्था की गति धीमी हुई। क्योंकि जीडीपी में तो अर्थव्यवस्था के 3 फैक्टर आते हैं ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों को मिलाकर के जीडीपी बनता है। तो तीनों की गति धीमे, तीनों की गति तेज, कुछ की गति धीमे, कुछ की गति तेज, सब मिलाकर के ओवरऑल जीडीपी की स्थिति क्या है, ऊपर है या नीचे है, और उसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी है। तो ये पूरा तो जब इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ जाएगा तो आराम से आप लिख लेंगे, परेशान मत होइए। हाँ, हिंदी में भी आता है, योजना कुरुक्षेत्र हिंदी में आता है,
हिंदी में इंग्लिश में दोनों में होगा। तो प्री हार्वेस्ट, हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट। खेती 3 तरीके से, 3 लेवल होता है। खेती से पहले, इसके भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। खेती के दौरान, इसका भी लिखा हुआ है। और खेती के बाद, खेती के बाद क्या हुआ, फसल कटने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका स्टोरेज, उसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, और फिर खाद्य सुरक्षा। अच्छा, मार्केटिंग कितने पार्ट हुए, ट्रांसपोर्टेशन, कट गया फसल, परिवहन, किसान रेल चल रहा है, भंडारण। जीएसटी का टॉपिक तो बजट वाले में आएगा, ठीक है। तो उसमें देखो क्या है, हमने कहा बिल्कुल भरोसा करके रखिए, इकोनॉमी सुलझ जाएगा एकदम आसानी से, खूब अच्छा लगेगा। नहीं आ जाएगा समझ में। देखो मैंने क्या कहा, इन्फ्लेशन, हाँ इन्फ्लेशन मेंस में नहीं आता है, इन्फ्लेशन पीटी वाले में है। वो जो मनी बैंकिंग जब करेंगे ना, आरबीआई का काम करेंगे, तो आरबीआई के काम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये था प्री हार्वेस्ट, हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट। तो किसी ने पूछा ना कि खाद्य सुरक्षा कहां आएगा, खाद्य सुरक्षा पोस्ट हार्वेस्ट में आएगा। जो भी उत्पादन होगा उसको कुछ को बेचेंगे, जो बच जाएगा उस सबको खा जाएंगे। तो फूड सिक्योरिटी इज द पार्ट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आएगा, ठीक है। हाँ कमेंट ज्यादा नहीं देखेंगे, यही बात है। अब थोड़ा बहुत देख रहे हैं, जब आपका सब बहुत सारा कमेंट पढ़ने लगेंगे तो हम तो करा ही नहीं पाएंगे। तो हम तो अपने क्लास में कमेंट पे बोल देते हैं कि भाई कॉपी पे लिखिए, इसमें अपने मोबाइल पे कंप्यूटर पे ज्यादा मत लिखिए, हमारी चीजों को देखते रहिए, आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग कर लूंगा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखो प्री हार्वेस्ट, हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट बताया, और इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग करेंगे ये। तो दूसरा पार्ट हमने आपको, आपने देखा, बता दिया, कौन सा था, सेकंड स्टेप 2 था स्टडी मटेरियल, ठीक है। और स्टेप 3 में है, जो स्टेप 3 है वो क्या हो जाएगा, जो स्टेप 3 जब हम करने जाएंगे तो उसमें क्लास। तो स्टेप 3 में जो क्लास है, इस क्लास से, क्लास को कंप्लीट करना, कंप्लीट करना, ये हम लोग कर लेंगे। तो इस क्लास को कंप्लीट करेंगे तो हमारी दोनों चीजें बन जाएंगी, क्या क्या, एक तो क्लास नोट्स भी बन जाएगा, और सेकंड हमारा क्लास नोट्स बन जाएगा, और फिर हमारा वो रेडी हो जाएगा, हमारी समझ भी बन जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा विषय का, समझ भी रेडी हो जाएगा हमारा। तो कोई भी टॉपिक करेंगे तो उसका एक क्लास नोट्स भी बन जाएगा, समझ भी आ जाएगा। आप घर में जाकर के क्या करेंगे, उसको घर में मल्टीपल टाइम, उसको बार बार, उसको मल्टीपल टाइम्स आप उसको पढ़ेंगे, लिख लिख के पढ़ेंगे। कोई टॉपिक लेंगे, उसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, कैसे बनेगा वो बता दूंगा मैं, पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, और बार बार पढ़ करके फिर उसके बाद लास्ट में आता है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, चाहे वो लिखने वाला हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब, ये आता है देखो लास्ट में। ये स्टेप एक तरह से, ये वाला स्टेप 4 था, आपको अपने से आपका पढ़ना, और स्टेप 5 है, वो है क्वेश्चन। तो स्टेप 5 क्वेश्चन आता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप अगर कोई ये कहेगा कि शुरू में ही मुझे, तो शुरू में जब आप जानते ही नहीं है तो आप क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए हमें पहले के राइटिंग प्रैक्टिस की जहां तक बात है, राइटिंग प्रैक्टिस लास्ट का है, राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। क्लास होगा, क्लास तो करेंगे, तो क्लास में हमने बताया था कि 80 से 80 घंटे के आसपास का टोटल टाइम लग जाएगा। तो 80 घंटे में हम लोग करेंगे, इसको पूरा करेंगे। तो क्वेश्चंस, या आप टाइम का ध्यान मत रखिए, हम पढ़ाते रहेंगे आपको, पढ़ाना, हाँ लिखवाना, लिखाते भी जाएंगे साथ में, ठीक है, लिखवाते भी जाएंगे, पढ़ते भी जाएंगे। हमारे काम पे मत आप चिंता करिए, आप आराम से अपने मोबाइल लेकर के और इज्जत के साथ बैठ जाइए, इज्जत के साथ माने हम लोग जूनियर कोई टीचर नहीं है कि हम आपके हर बात का, सर क्लास में कितना लिखाएंगे ये तो बताइए, कैसे बताएं ऐसा, जो सब लिखवाएंगे, जो पढ़ाएंगे, कुछ चीजों को समझाएंगे, साथ में जो काम की चीजें होंगी सब क्लास में लिखवा देंगे, ठीक है। आप विश्वास, आप भरोसा करके पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ हिंदी में डिक्टेशन रहेगा, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में जरूर कुछ बताएंगे, जिससे कि कोई अगर इंग्लिश मीडियम का बैठा है तो उसको, वो भी उसको पढ़ ले, उसको दिक्कत ना होने पाए। क्वेश्चंस लास्ट में आता है। तो वही जो लोग, कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे लिखने की दिक्कत होती है, जानकारी होंगी तो जरूर लिख लेंगे। तो इसलिए शुरू के दिनों में पहले ज्ञान बढ़ाइए, ज्ञान के बाद अपने आप ही आप अपना कर लेंगे। ज्ञान के बाद जब आ जाएगा, जैसे अभी आपसे मैं कहूं कि भाई आप अपने बारे में बताइए, अपने बारे में लिखिए, तो अपने बारे में तो खूब लिख देते हैं आप। क्यों अपने बारे में खूब लिख देते हैं? क्योंकि आपको उसकी जानकारी है। अब अभी मैं कहूं कि आप फूड प्रोसेसिंग के बारे में लिखिए तो आप नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं है।
तो लिखना अंतिम पार्ट है, लिखना प्रारंभिक चरण नहीं है। इसलिए शुरू में ही बिना जानकारी के लिखने की कोशिश मत करिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, जानकारी जब कंप्लीट करिए उसके बाद अपने आप ही आपका लिखने वाला काम होने लगेगा, आ जाएगा। तो सर हर चीज का एक टाइम होता है, उस टाइम के अनुसार आ जाएगा। तो ये हमारी तरफ से आपके सारे थे। आप इसको एक एक करके सिलेबस के बारे में देख लिया आपने। देखिए कैसे हमने कहां से शुरू किया था। हमने पहले इंडियन इकोनॉमी लिखा था, मेंस प्री लिखा था। स्टेप 1 में हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनवाया मेंस का, पीटी का, आपके कॉपी में चला गया है। और उसके बाद फिर हम लोग इसका हमने कहां से आप पढ़ेंगे ये हमने बताया। इसमें से कोई एक लेना होगा, सारा लेने की जरूरत नहीं है, एक लेना होगा। एनसीईआरटी कोचिंग का नोट्स प्रिंटेड मिलता है तो वो, और उसके बाद आता है फिर ये मैगजीन में जाएंगे। क्लास नोट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, न्यूज़पेपर होगा, और 2 मैगजीन हम मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूं, वो है योजना और कुरुक्षेत्रा। काफी सस्ता पतले पतले मैगजीन है, सरकारी मैगजीन है, ये बड़े काम के होते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट है क्लास को, जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ क्लास छोड़िएगा नहीं, क्लास करते रहिएगा। जो सेक्शन छूट जाएगा दोबारा रिकवर होने में मुश्किल आएगा, वो एरिया आपका कमजोर रह जाएगा। स्टेप 4 में जाएंगे तो मल्टीपल टाइम्स जो क्लास में बन जाए, जो समझ लें, घर पे जाकर के उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। और उसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस, बाद में करिएगा। ठीक है, ये सबका ये है। नेक्स्ट आ जाइए अब अपनी जगह पे। अब एक हेडिंग डाल दीजिए, लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, और इसका संबंध केंद्रीय वित्त मंत्रालय से है, मंत्रालय से है। और इससे संबंधित जो नीति है, पॉलिसी है, उसको बोलते हैं राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। इस टॉपिक के, चूंकि आप जानते हैं कि इकोनॉमी में कई सारी नीतियां काम करती हैं। कौन कौन से? हाँ, कौन कौन सी नीतियां काम करती हैं इसमें? एक जैसे नीति है, जैसे मान लो कृषि नीति है, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, औद्योगिक नीति है, 1991 की औद्योगिक नीति, 1956 की औद्योगिक नीति। उस तरह से जनसंख्या नीति है, पॉपुलेशन पॉलिसी है, विदेश व्यापार नीति है, मौद्रिक नीति है। इकोनॉमी में बहुत सारी नीतियां होती हैं। ठीक है, उसी तरह से एक वित्त, केंद्रीय जो वित्त मंत्रालय है, जिसकी मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है, अनुराग ठाकुर उनके वित्त राज्य मंत्री हैं, तो उनके मंत्रालय का भी एक नीति है। उस नीति का नाम क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति। अर्थात राजकोष, सरकारी खजाने से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। और ये जो राजकोषीय नीति है, लोक वित्त है, ठीक है, इसका राजकोषीय नीति का जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, हर साल राजकोषीय नीति लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू होता है। ठीक है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स है राजकोषीय नीति का, उस डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं बजट। राजकोषीय नीति का जो दस्तावेज होता है उसका क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। और ये जो बजट है, ठीक है, तो इस बार का भी बजट आया हुआ है 2021-22। ठीक है, तो बजट से संबंधित होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका घटक, राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय का है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और उस राजकोषीय नीति का जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें सारे राजकोषीय नीति से जुड़े हुए सारे प्रावधान लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं बजट। और उस बजट के का 2 पार्ट है, बजटीय अनुमान और दूसरा बजटीय प्रावधान। ठीक है, एक होता है बजटीय अनुमान और दूसरा होता है बजटीय प्रावधान। ठीक है, और यहां पर देखिए, यहां पर
यहां पर दिखाता हूं, देखो जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं केंद्रीय बजट का, तो इसमें देखो ये जो इसमें आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ये देखो निर्मला सीतारमण जी जो 1 फरवरी को लोकसभा में आई थी और आकर के उन्होंने ये सारी बातें बोली, ऑनरेबल स्पीकर आई प्रेजेंट द बजट फॉर द ईयर 2021-22, और उसके बारे में ये सारी जो स्टोरी उन्होंने सुनाई, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलते हैं बजटीय प्रावधान। इसमें ही देश को दिशा देने का सारा प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ाएंगे, जनसंख्या, गरीब जनता के लिए क्या करेंगे, सड़कों के विकास के लिए क्या करेंगे, ये सारे हुए प्रावधान, ठीक है। और उसके बाद अगर इसके पहले जाएं थोड़ा सा यहां, तो यहां देखो एक आया हुआ है ये बजट एट ए ग्लांस, देखो ये जो आप इसको देखिए, ये देखो रुपया कहां से आता है। अच्छा ये देखिए, अब दिख रहा होगा आपको, ये देखो इसमें रुपया कहां से आता है। बजट 2021-22 के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए, 1 साल के लिए सरकार के पास कहां कहां से पैसे आएंगे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ रुपया कहां से आता है, और ये सारे मैगजीन वगैरह भी आप जहां भी होंगे मैगजीन में ये फोटो जरूर आपको मिलेगा, ये फोटो आपको मिलेगा। मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूं लेकिन हो नहीं रहा, तो ये फोटो आपको मिलेगा कहां कहां से सरकार को पैसे प्राप्त होते हैं। और इसमें देखिए लिखा हुआ है उधार से आय, निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर्ज पूंजीगत प्राप्तियां, ये पूरा 100 पैसा यहां लिखा हुआ है कहां कहां से आएगा सरकार को 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 के बीच के लिए, ठीक है। नहीं लिखना, अभी नहीं लिखना है, मैं जहां से लिखना है वहां बताऊंगा। अभी देखो तो ये 100 पैसा कहां से, क्या लिखा हुआ था इसमें, ये रुपया कहां से आता है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, रुपया कहां, देखो लिखा हुआ है रुपया कहां जाता है, रुपी गोज टू कहां जाता है, और उसमें ये सारा व्यय लिखा हुआ है कहां कहां से जाता है। ये भी 100 पैसा है, और ये भी क्या है, ये भी 100 पैसा था, कहां से आता है और कहां जाता है। और फिर ये आने जाने के बीच में विभिन्न प्रकार के, देखो विभिन्न प्रकार के ये घाटे होते हैं, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये सब बजट में दिया हुआ है, बजट का सार, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, देखिए आपको लिखा है वित्त मंत्रालय का से जुड़े हुए जो टॉपिक है, उसका टॉपिक का नाम है पब्लिक फाइनेंस, सरकारी पैसा। सरकारी पैसे से संबंधित जो नीति होती है उसका नाम होता है राजकोषीय नीति, राजकोष से संबंधित नीति, ठीक है। और राजकोष से संबंधित नीति क्या होगा भाई, उसमें अधिक से अधिक पैसा आए और वहां से इस प्रकार पैसा खर्च हो जिससे कि देश का तेजी से विकास हो, देश में गरीबी तेजी से कम हो, यही उसका उद्देश्य होगा। तो राजकोष से संबंधित नीति। अब यहां पे दस्तावेज, राजकोषीय नीति का जो सबसे बड़ा दस्तावेज होता है वो होता है बजट, सबसे प्रमुख। और बजट जो 2021-22 का बजट आया था 1 फरवरी को, उसके 2 पार्ट होंगे, हम लोग करेंगे कौन कौन सा, एक बजटीय अनुमान और दूसरा बजटीय प्रावधान। बजटीय प्रावधान जो हमने स्पीच के रूप में दिखाया जिससे देश के विकास को दिशा मिलती है। अब बजटीय अनुमान 100 पैसा कहां से आया, 100 पैसा कहां गया। तो अभी यहां पे क्या करिए कि आप एक लिख दीजिए, 1 नंबर ये हुआ और 2 नंबर ये बजटीय प्रावधान हुआ। तो फर्स्ट एक हेडिंग डाल दीजिए बजटीय अनुमान, हेडिंग डालिए बजटीय अनुमान। बजटीय अनुमान इंग्लिश में लिख देते हैं बजटरी एस्टीमेट, बजटरी एस्टीमेट, ठीक है ना। 2019-20 का बजट नहीं पढ़ना है, हमेशा बजट नया वाला बजट पढ़ा जाता है, पुराना बजट नहीं पढ़ा जाता है। हाँ इकोनॉमिक सर्वे भी होता है, वो भी आ जाएगा आगे, ठीक है। बजटीय अनुमान, बजटरी एस्टीमेट, ठीक है। जो इकोनॉमिक सर्वे है, हर चैप्टर वाइज इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ाएंगे।
जैसे एग्रीकल्चर जब पढ़ाएंगे आपको तो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर ही पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे में भी एग्रीकल्चर दिया हुआ है, इंडस्ट्री दिया हुआ है, सारा दिया हुआ है। तो जब एग्रीकल्चर कराएंगे तो इकोनॉमिक सर्वे का मैटर उसमें ले लेंगे, इंडस्ट्री जब कराएंगे तो इंडस्ट्री का मैटर इकोनॉमिक सर्वे से ले लेंगे, जब गरीबी बेरोजगारी कराएंगे तो इकोनॉमिक सर्वे से मैटर ले लेंगे। और इस तरीके से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम इकोनॉमिक सर्वे से मैटर उठा उठा करके आपका नोट्स अपडेट करा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब देखिए, बजटीय अनुमान, बजटीय एस्टीमेट, ये हमारा क्या है, ये इस टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक है। लोक वित्त वाले टॉपिक का पहला टॉपिक क्या है, बजटीय अनुमान। और उसके नीचे एक लाइन लिखिए, बजट राजकोषीय नीति का दस्तावेज है। बजट इज द डॉक्यूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। राजकोषीय नीति का दस्तावेज है, जबकि राजकोषीय नीति का संबंध, राजकोषीय नीति का संबंध राजकोष या सरकारी खजाने से है, राजकोष या सरकारी खजाने से है। अर्थात इसमें सरकारी खजाने से, इसमें पैसे का आना और इस प्रकार खर्च करना, इस प्रकार खर्च करना जिससे देश का तेजी से विकास हो। तेजी से विकास हो, बस। और अब यहां पर बजटीय अनुमान जो आपने लिखा था उसको दो भागों में बांट लीजिए। मन करे तो फिर से लिख दीजिए बजटीय अनुमान और दो भागों में बांट दीजिए। एक बजटीय आय और दूसरा बजटीय व्यय। एक बजटीय आय और दूसरा बजटीय व्यय। क्या लिखे, इसमें लिखना था बजटीय आय और बजटीय व्यय। और बजटीय आय में, बजटीय आय को कुल 100 पैसा मान लीजिए और बजटीय व्यय को भी 100 पैसा मान लीजिए, ऐसा ही माना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में दिखाएं तो देखो, ये जो टोटल जो इनका इस साल का जो टोटल अनुमानित आय है, हम कैसे उसका टॉपिक निकालते हैं आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। ये देखो टोटल जो प्राप्तियां हैं भारत सरकार की इस साल, पैसे जहां से आ रहे हैं, ये देखो कुल प्राप्तियां लिखा हुआ है, वो 34,83,236 करोड़ रुपया है। 34 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं, 34,83,236। ठीक है, और कुल व्यय देखिए लिखा हुआ है, कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर भी लिखा हुआ है 34,83,236 करोड़ रुपया भारत सरकार को। और इसी को, इसी बजट में जब आप नीचे जाते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसी बजट में इसको उन्होंने पैसे में 36 पैसा, 13 पैसा, 14 पैसा, इसी को उन्होंने क्या मान लिया है, रुपया कहां से आता है, इसको उन्होंने 100 पैसा मान लिया है। तो 100 पैसा इसलिए माना हुआ है कि हम लोगों को पढ़ाई में, पढ़ने पढ़ाने में थोड़ी सुविधा रहे। अदरवाइज इसका मतलब क्या है, ये जो 100 पैसा है, इधर का भी 100 पैसा है, वो टोटल है 34 लाख, ठीक है, 83,266 करोड़ रुपया। ये है, ये इतना है, ये 34 करोड़ रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, 3400 करोड़ रुपीस की बात नहीं कर रहा हूं, 34,000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, 34 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं। और ये 34 लाख करोड़ सोच के देखो, बार बार आप क्या करेंगे, कितने बार आप बोल सकते हैं 34 लाख करोड़। तो इसीलिए इस पूरे 34 लाख करोड़ की आय और 34 लाख करोड़ का व्यय को 100 पैसा मान लिया।
और यहीं से पूरा हमारा सिलेबस पीटी का और मेंस का निकल जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, बजटीय आय को भारत सरकार का जो ये 100 पैसा है वो कहां कहां से आता है, देखिए यहां लिखा हुआ है कहां कहां से ये, ठीक है, रुपया आता है। तो ये कहां कहां से आता है, ये जो साइकिल है, इसी साइकिल को हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसके अकॉर्डिंग ये जितना लिखा हुआ है ये सबको मैं सुलझा देता हूं। ठीक है, आप इसको देखिए कैसे, ये 100 पैसा बजटीय आय, अर्थ आय को 2 भागों में बांट लीजिए। कौन कौन सा, एक राजस्व आय और दूसरा पूंजीगत आय। राजस्व आय, पूंजीगत आय, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम और दूसरा कैपिटल इनकम। बताता हूं क्या होता है ये, पहले आप उस 100 पैसे का हिसाब किताब जानिए, ब्रेकअप जानिए उसको, ये क्या होता है और ये क्या। भारत सरकार के पास जो पैसे आते हैं 100 पैसे, वो 2 ही तरीके से आते हैं, कोई तीसरा तरीका नहीं होता है। एक होता है राजस्व आय और दूसरा होता है पूंजीगत आय, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ये जो राजस्व आय है ये फिर 2 भागों में बंटता है। कौन सा, एक कर आय और दूसरा गैर कर राजस्व आय। गैर कर राजस्व आय कैसे होता है, गैर कर राजस्व आय। और ये जो पूंजीगत आय है ये भी 2 भागों में बंटता है। कौन कौन सा, कर्ज आय आय और दूसरा होता है गैर कर्ज, गैर कर्ज पूंजीगत आय। गैर कर्ज पूंजीगत आय क्या होता है, कर्ज आय और दूसरा, ये देखिए, राजस्व आय और दूसरा क्या होता है, पूंजीगत आय। अब यहां से और चलो और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये ढांचा नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर आय को फिर से 2 पार्ट में बांट लेते हैं। कौन कौन सा, एक नोट कर लीजिए, प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। और फिर से आगे प्रत्यक्ष कर को फिर से 2 भागों में बांट लीजिए। आगे और बांटने के लिए नहीं कहेंगे, आय कर और निगम कर। और अप्रत्यक्ष कर को 3 भागों में बांट लीजिए, जीएसटी, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, क्या क्या बोला, इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, जीएसटी, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, इतने भागों में बांट लिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हम लोग इसको बांट लो। अब यहां से अब उस पे जाइए, बजट वाले पे, यहां जाइए तो यहां देखिए आयकर कितना लिखा हुआ है। माने इस साल 2021-22 में आयकर से कुल कितना पैसा आने की उम्मीद है, तो देखिए यहां लिखा हुआ है 14 पैसा लिखा हुआ है। तो अपने कॉपी में जो अभी जो डिवाइड किए आयकर, उसके नीचे क्या लिख दीजिए, 14 पैसा। निगम कर कितना लिखा हुआ है, देखिए 13 पैसा लिखा हुआ है, 14 पैसा और 13 पैसा। और ये बात हमने कहां लिखी है, देखिए यहां पर, यहां कहां लिखा है, यहां पे कितना लिख दें, 14 पैसा, यहां क्या लिख दें, 13 पैसा। ठीक है, और दोनों मिला के प्रत्यक्ष कर कितना लिख दें, 27 पैसा नहीं लिख दें, दोनों मिला के 27 पैसा लिख दिया। देखिए, और फिर उसके बाद
ये देखो, यहां पर आयकर निगम कर, और जीएसटी में देखो, यहां जीएसटी में कितना लिखा हुआ है, जीएसटी 15 पैसा लिखा हुआ है यहां पे। ये देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे ये 15 पैसा लिखा हुआ है। उत्पाद शुल्क कितना लिखा हुआ है, 8 पैसा। और सीमा शुल्क कितना लिखा हुआ है, 3 पैसा। 15 पैसा, 8 पैसा और 3 पैसा लिखा हुआ है। तो हमारे पास तो जगह है ही लिखने के लिए, तो हम यहां पे क्या लिख दें, 15 पैसा, 8 पैसा और 3 पैसा, और तीनों को जोड़ेंगे तो कुल अप्रत्यक्ष कर कितना अनुमानित है 2021-22 में, अभी इस साल के बजट में। तो उसमें जाएंगे तो 15 पैसा, 8 पैसा, 3 पैसा, तो 15 8 कितना हो गया, 23 और 3 26 पैसा, 26 पैसा, ठीक है, कितना हो गया, 26 पैसा। तो अब देखो प्रत्यक्ष कर कितना है, 27 पैसा, अब प्रत्यक्ष कर कितना है, 26 पैसा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए पीछे, थोड़ा पीछे आते हैं। तो अब देखो वो यहां पे ये 27 पैसा है और ये 26 पैसा है, तो दोनों मिलाकर के कुल कर आय कितना हो गया, जोड़ के देखिए 53 पैसा। दोनों मिला के कर आय कितना हो गया, 53 पैसा। दोनों मिला के कितना हो गया, ये 27 पैसा प्रत्यक्ष कर से आ रहा है इस बार, 26 पैसा प्रत्यक्ष कर से आ रहा है, और ये कितना हो गया, 53 पैसा। ठीक है, कर आय 53 पैसा हो गया, मामला हमारा सेटल हो गया इसका। अब गैर कर राजस्व आय कितना आ रहा है, तो यहां देखिए क्या आ रहा है, ये डायग्राम समझना आपके लिए जरूरी था। तो गैर कर राजस्व आय में देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम में यहां पे 6 पैसा लिखा हुआ है। नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम देखिए लिखा हुआ है 6 पैसा। तो इस 6 पैसा को और उसके बाद एक और लिख दीजिए, यहीं पे देख लीजिए नीचे, थोड़ा हो सकता है टाइम ना मैंने इसमें आपको, उधार से आय कितना लिखा हुआ है, 36 पैसा, और गैर कर्ज पूंजीगत 5 पैसा लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे, यहां पे क्या हो गया, ये पूंजीगत कर्ज आय लिखा हुआ है 36 पैसा, अच्छा ये लिखा हुआ है 6 पैसा, ये 36 पैसा लिखा हुआ है और ये 5 पैसा है। ठीक है, तो 36 और 5 कितना हो गया, पूंजीगत आय कितना हो गया, 41 पैसा। ठीक है, और ये कर आय 53 पैसा है और गैर कर राजस्व आय 6 पैसा है, तो राजस्व आय कितना हो गया, 53 और 6 कितना हो गया, 59 पैसा, और 59 पैसा और 41 पैसा, कुल बजटीय आय कितना हो गया, 100 पैसा। ठीक है, तो अब देखिए मैं ये दिखाना चाह रहा था कि इस बार के बजट के अनुमान में इस साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में बजट से जो भारत सरकार को कुल आय आ रहा है बजट के अनुसार, वो कितना आ रहा है, 59 पैसा आ रहा है नॉन टैक्स, 59 पैसा आ रहा है राजस्व, और 41 पैसा आ रहा है पूंजीगत आय भारत सरकार को। अब ये बात है, ये सब के बारे में हमको जानना है आगे, हमें राजस्व आय के बारे में जानना है, हमें पूंजीगत आय के बारे में जानना है, हमें कर आय के बारे में जानना है, हमें गैर कर, हमें कर्ज आय, हमें गैर कर्ज पूंजीगत आय, आगे बढ़ेंगे तो प्रत्यक्ष कर के बारे में, अप्रत्यक्ष कर के बारे में, आय कर के बारे में, निगम कर के बारे में, सारे जीएसटी के बारे में, सबके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो यही हमारा सिलेबस है। हमारा सिलेबस कैसे बन रहा है, एक ये जो हमने कैसे लिया हुआ था, सबसे पहले लिया हुआ था कौन सा भाई, सबसे पहले हमने ये देखिए, सबसे पहले हमने ये बजट लिया हुआ है भाई, हमने राजकोषीय नीति का दस्तावेज क्या है, बजट। ठीक है, या हम यहां से राजकोषीय नीति से ही अगर शुरू करें तो यहां से हो जाएगा। राजकोषीय नीति का दस्तावेज क्या था, बजट, और बजट का अनुमान वाला पार्ट है और बजट के प्रावधान वाले पार्ट है। तो प्रावधान तो हम बाद में करेंगे, अनुमान हम आपको समझाना चाह रहे थे कि अनुमान से कहां से पैसे आते हैं और कहां पैसा जाता है, ये आपको पता चल जाए, कम से कम टर्मिनोलॉजी पता चल जाए, तो फिर एक एक करके हम लोग चीजों को सबको कर लेंगे। तो आपको बजट, कम से कम बजट का एक मोटा मोटी आइडिया आपको हो जाए कि 100 पैसा कहां कहां से आया और 100 पैसा कहां कहां गया। ठीक है, तो अब दूसरे पार्ट में देखिए, तो इस तरह से आया वाला पार्ट तो हमने कर लिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो देखिए बजटीय अनुमान जो सरकार को 34,83,000 करोड़ रुपया आ रहा था, वो कहां कहां से आ रहा है, राजस्व आय से, पूंजीगत आय से। अभी हमने नहीं बताया है आपको कि राजस्व आय क्या होता है, पूंजीगत आय क्या होता है, बस आप केवल नोट कर लीजिए कॉपी में
जिससे कि देखने में कम से कम पूरा 100 पैसे कहां कहां से आए उसका हिसाब किताब आपको क्लियर रहे। ठीक है, कर आय से 53 पैसा आ रहा है, गैर कर राजस्व आय से 6 पैसा आ रहा है, 36 पैसा आ रहा है, 5 पैसा आ रहा है, टोटल मिला के 100 पैसा आ गया। एक भी टर्मोलॉजी हमने आपको नहीं बताया है, सब एक एक करके अभी बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप दूसरा आगे बढ़िए। अब एक लिख दीजिए, तो ये तो आय वाली बातें हमने करी थी। ठीक है, बजटीय अनुमान का एक दूसरा पार्ट भी था ना, ये देखिए यहां पर बजटीय आय का एक दूसरा पार्ट क्या था, ये देखिए बजटीय व्यय, ये था ना एक बजटीय व्यय। 100 पैसा कहीं से आया, 100 पैसा कहीं गया। तो अब हेडिंग आप डाल दीजिए कौन सा, बजटीय व्यय। और इसको भी देख लीजिए कि सरकार द्वारा कहां कहां पैसे खर्च किए जाते हैं, बजटीय व्यय। तो बजटीय व्यय को भी हम लोग दो भाग में बांट लेंगे। कौन कौन सा, एक केंद्र सरकार द्वारा, एक होगा केंद्र सरकार और दूसरा होगा राज्यों को सहायता, राज्यों को सहायता। बस केवल अभी केवल 100 पैसा कहां से आता है, 100 पैसा कहां जाता है, बस इतना बता रहे हैं। और फिर 100 पैसा आना 100 पैसा जाना से विभिन्न प्रकार के जो घाटे होते हैं उसका केवल नाम लेंगे। ठीक है, उसके बाद और यही हमारा पूरा सिलेबस भी है। इसी में से हर टॉपिक को जो हमने यहां लिख रहे हैं सब क्लियर करना है, उसका ऑब्जेक्टिव रूप भी, उसका सब्जेक्टिव रूप भी। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि ये 100 पैसा आना 100 पैसा जाने का जो इंटायर सिलेबस का जो कैरेक्टर आने वाले हैं वो आप कम से कम एडवांस में आपके कॉपी पर फर्स्ट पेज पर रहे, इसलिए मैंने ये करा दिया आपको, ये एक लिखवा रहा हूं। तो फिर अब लिखिए नीचे केंद्र सरकार का व्यय और राज्यों को हिस्सा या राज्यों को सहायता या हिस्सा भी इसको लिख सकते हैं, शेयर। क्योंकि भारत में जो संघीय ढांचा बनाया गया है, राज्यों को सहायता अनुदान होगा। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सहायता अनुदान होगा। देखो सहायता भी होगा, माने इसमें क्या होता है, अनुदान सहायता दोनों एक ही होता है, असिस्टेंस और सपोर्ट। शेयर भी होता है। देखो होता क्या है, पहले इसको केंद्र सरकार का व्यय, अब केंद्र सरकार का व्यय का डिफरेंट हेड्स लिख दीजिए। एक है सब्सिडी, कितना पैसा इस पे खर्च होता है, ये जो 100 पैसा है उसका। उसके बाद रक्षा व्यय, उसके बाद ब्याज भुगतान, उसके बाद पेंशन के ऊपर जो मिलिट्री वाले लोग हैं या केंद्र सरकार के कर्मचारी जो रिटायर कर गए हैं। उसके बाद CSS, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है। और उसके बाद एक और होता है विविध सैलरी वगैरह जो होता है, विविध या अन्य सैलरी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी, देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो सैलरी वगैरह होता है वो ये होता है। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, अब इसमें देखो पैसा रुपया कहां कहां जाता है, अब जान लीजिए। अब सब्सिडी में लिख रहा हूं तो ये मत पूछिएगा कि सब्सिडी क्या होता है, हमारा पूरा टॉपिक है, हम खूब अच्छे से उस टॉपिक को कराएंगे आपको। अभी तो मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे कहां कहां खर्च होते हैं ये दिखा रहा हूं। तो इसमें देखो लिखा हुआ है सबसे पहले आर्थिक सहायता या सब्सिडी। तो सब्सिडी के नीचे लिख दीजिए 9 पैसा, अपने कॉपी में 9 पैसा लिख दीजिए सब्सिडी के पास ना। वो अभी आप मत लिखिए, अभी मैं बताते जा रहा हूं। सहायता में लिख दीजिए 9 पैसा और उसके बाद रक्षा के नीचे लिख दीजिए 8 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट वाले साइड में। ब्याज में लिख दीजिए 20 पैसा और केंद्रीय क्षेत्र की योजना में लिख दीजिए 13 पैसा। पेंशन में लिख दीजिए 5 पैसा। माने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अपने ऊपर जो खर्चा होगा वो खर्चा ये सारे हैं। अब देखिए ये 20 पैसा है ब्याज, ये 8 पैसा है रक्षा, ठीक है, ये पेंशन वाला 5 पैसा, अन्य व्यय 10 पैसा और ये 13 पैसा है केंद्र सरकार की अपनी जो योजनाएं हैं, कृषि से, रोड से, सड़क विकास से, ग्रामीण विकास से, उससे जुड़े हुए जो हैं योजनाएं, उनके लिए 13 पैसा। तो कौन कौन सा हुआ, 1 2 3 और ये एक ये आर्थिक सहायता वाला है 4 और एक 5 और एक 6, हमने भी 6 ही लिखा है। 13 पैसा है, 20 पैसा है, 8 पैसा है, 9 पैसा है, 5 पैसा और 10 पैसा। ठीक है, तो अब चलिए उस पर देखते हैं। लिख देता हूं, मैं भी अपना काम पूरा कर दूं। यहां पे ये सब्सिडी कितना है
9 पैसा। देखिए सब्सिडी है 9 पैसा, रक्षा व्यय कितना है 8 पैसा, ब्याज कितना है 20 पैसा, पेंशन कितना है 5 पैसा, सीएसएस कितना है 13 पैसा, अन्य कितना है 10 पैसा। देखिए मेरी याददाश्त कितनी मजबूत है। और सबको जोड़ देंगे तो 13 पैसा, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के खर्चा, सड़कों के विकास से जुड़ा हुआ खर्चा, मनरेगा का खर्चा, ये सब इस 13 पैसे में आता है। ठीक है, तो देखेंगे 9 पैसा, 9, 8 ही सबको जोड़िए तो कितना होता है 13, 10, 23, 23 और 5 कितना हो जाएगा 28, 28 और 20 कितना हो जाएगा 28, 20, 48, 48 और 8 54, और 54 और 9 63, ये हो गया देखो 63 पैसा। सेंट्रल माने 100 पैसा जो बजट का होता है उसका 63 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपने ऊपर खर्च होता है। 65 पैसा, अच्छा मेरा गलत हो गया, 8 और 8 और 16 17, 17 20 37, 37 और 5 42, 42 और 13, 42 और 13 55, 55 10 65, ओके सॉरी 65 पैसा। ठीक है, चलो 65 पैसा, ये होगा कितना 65 पैसा। अब देखो होता क्या है कि केंद्र सरकार को अपने बजट से, केंद्र सरकार अपने बजट से ये राज्यों को पैसा क्यों दिया जाएगा, राज्य का तो अपना होता है, हर राज्य के अपने बजट बनते हैं, हर राज्य का अपना सोर्स है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों देना होगा। एक्चुअली भारत में एक बात ध्यान रखो, ऐसा ढांचा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा ढांचा बनाया गया है। केंद्र राज्य संबंधों में जाते हैं तो 3 पार्ट है उसके संबंधों के, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। इस संबंधों में सारे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इनकम वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जैसे इनकम टैक्स पूरे देश के लोगों से, लोग चाहे पंजाबी हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे कहीं के, झारखंड के हो, मध्य प्रदेश के हो, कहीं के भी हो, वो सारे लोगों से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनकम टैक्स लिया जाता है, राज्य नहीं लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ये सारे पूरे देश में कहीं भी कंपनी काम करेगी, उस कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उस पर निगम कर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया जाएगा। राज्यों में कंपनी काम कर रही है, प्रॉफिट उसको हो रहा है, उस पर टैक्स कौन ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य में लोग रह रहे हैं और उनसे जो भी उनका इनकम हो रहा है उस पर टैक्स कौन ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसी तरह से पूरे देश में सामान बिकता है, जीएसटी राज्यों को भी जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना लेती है। तो इंपॉर्टेंट जो ऐसा संविधान में प्रावधान है कि सारे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और एक सिर्फ खर्चा छोड़ करके सारे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर वो राज्यों के पास है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वह रक्षा, डिफेंस, ये जो सैनिक होते हैं, हथियार होते हैं, बाकी सारे के सारे खर्चे, इंपॉर्टेंट जो खर्चे होते हैं वो सब राज्यों के पास है। शिक्षा राज्यों के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मन किया तो किया, नहीं मन किया तो नहीं किया। केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, और वो भी बहुत बाद में ये सब आए। अदरवाइज अपने लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की है। राज्य का प्राइमरी स्कूल है, राज्य का हाई स्कूल है, राज्य का कॉलेज है, राज्य की यूनिवर्सिटीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मन किया तो, ठीक है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, पुलिस प्रशासन, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर राज्य की राजधानी से लेकर के और ब्लॉक, गांव तक, जिला तक, कलेक्टेरिएट होते हैं, जिला राज्य की राजधानी में जाएंगे तो पूरा उनका स्ट्रक्चर, तो सारे ये कर्मचारी, पुलिस वाले, स्वास्थ्य वाले, हेल्थ वाले, मतलब कि सारे विकास के काम, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड सब राज्यों के पास है, और सारे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इनकम किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यहीं पर यह प्रावधान है कि वित्त आयोग के सुझावों के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपने बजट के 100 पैसे में से राज्यों को पैसे दिए जाएंगे। और यही यहां पर ये 3 है, ये ठीक है, इसके 3 पैर बना लीजिए। कौन कौन से होगा 3 पैर? केंद्रीय, जैसा हमने देखिए कहा, केंद्रीय कर एवं शुल्कों में राज्यों को हिस्सा, केंद्रीय कर एवं शुल्कों में राज्यों को हिस्सा, ठीक है। एक ये हेड होगा, शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्स एंड ड्यूटीज, एक होता है। उसके बाद होगा केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो राज्यों में लागू है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं,
प्रायोजित प्रायोजित योजनाएं जो राज्यों में लागू है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कई सारी योजनाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं लेकिन राज्यों में लागू है। और फिर तीसरा इसी में आ जाता है कि वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार अन्य सहायता। वित्त आयोग के सुझाव होते हैं, वित्त आयोग सेंटर और स्टेट के बीच में वित्तीय संबंधों का मानक तय करने के लिए अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का प्रावधान है। हर 5 साल पे, अभी 15वें वित्त आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया है और उस रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राज्यों को पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें वित्त आयोग के परामर्श के अनुसार राज्यों को पैसा, सहायता, ठीक है, जो अन्य सहायता होता है, एक तो केंद्रीय कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, वो तो अलग हो गया। केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो राज्यों में लागू है उसका पैसा अलग होगा। और वित्त आयोग के द्वारा जैसे पंचायती राज को, अर्बन बॉडीज हैं, जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आप कई सारे आपदा प्रबंधन के लिए अलग से पैसे की बात की जाती है, भाई आप सेंटर राज्यों को दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, ये 3 कौन कौन से हैं की बात अगर करें तो इसमें देखिए, एक है ये 9 पैसा केंद्र प्रायोजित योजनाएं राज्यों में, दूसरा है केंद्रीय कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 16 पैसा, और वित्त आयोग के अनुसार सहायता 10 पैसा। ठीक है, बाकी तो हम लोग कर चुके हैं केंद्र वाले में, पेंशन, अन्य व्यय, आर्थिक सहायता, सब्सिडी, रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 13 पैसा, ये सब हम लोग लिख चुके हैं। ये 3 नहीं लिखे हुए हैं, 10 पैसा, 16 पैसा और 9 पैसा, इसको लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट लिखिए इसमें। केंद्रीय कर एवं शुल्कों में ये कितना है, ये 16 पैसा, कितना था केंद्रीय कर एवं शुल्कों में, 16 पैसा। ठीक है, ये हो गया। मैं थोड़ा कलर दूसरा चाहता रहा था लेकिन किसी को दिक्कत है। केंद्रीय कर एवं शुल्कों में 16 पैसा, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9 पैसा, और ये वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार 10 पैसा। तो जोड़ के देखो, 10 और 16 26, और 26 और 9 कितना हुआ, 35 पैसा। तो यहां पे हो गया ये 35 पैसा, और 35 और 65 मिला के कितना हो गया, 100 पैसा। देखिए, तो अब आपके पास बजट में, हाँ बजट में कुल 16 9 थे, 35 पैसा हुआ, और 35 और ये 65 दोनों मिला के कितना हो गया, 100 पैसा। तो अब आप अपने पास जाके देखिए, आपके पास अच्छा खासा हिसाब किताब है कि 100 पैसा कहां से आता है और ये 100 पैसा कहां जाता है, कैसे जाता है, ये ढांचा हो गया। और यही ढांचा हमारा क्या है, पूरा सिलेबस भी है। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक करके यहां से करेंगे। मैंने पीछे और थोड़ा जाके दिखाएं आपको। तो यहां से हमने लोक वित्त लिया था, राजकोषीय नीति लिया था, और राजकोषीय नीति में बजट। तो यहीं से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि यहां पर आप नेक्स्ट में जैसे आप हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, राजकोषीय नीति, और इसी राजकोषीय नीति में फिजिकल पॉलिसी में एक वर्ड है यहां पे राजकोष, और भारत सरकार का कुल 3 राजकोष है। भारत सरकार के कुल कितने राजकोष हैं, 3, कुल 3 राजकोष हैं। ठीक है, और इस 3 राजकोष में क्या क्या आ जाता है भाई, ये आ जाता है, बड़ा काम का है ये, एक संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा लोक लेखा पब्लिक अकाउंट, और तीसरा आकस्मिक निधि। इस बार के बजट में इस आकस्मिक निधि जो पहले 500 करोड़ रुपया होता था, अब उसको बढ़ा के 30,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। ठीक है, ये यहां बढ़ा दिया गया है बजट 2021-22 में। तो इसमें क्या हो गया, एक हो गया कंसोलिडेटेड फंड, डेटेड फंड। अब हमने जो लिखवा दिया, स्ट्रक्चर लिखवाया है, वो याद रखिएगा। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें वो डेटा चाहिए वहां से, तो वहां से आप डेटा एकदम टपाटप हम मुझे बताएंगे। इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट, और इसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड। ठीक है,
कंटीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। अब ये तीनों खजानों के बारे में क्या क्या है, अभी तो टाइम तो हमारे पास है थोड़ा, तीनों खजाने के इसको कर लेते हैं तो फिर बजट पे आ जाते हैं, फिर जो हमने जहां किया उससे इसको जोड़ देते हैं। तो भारत सरकार का राजकोषीय नीति है, और राजकोषीय नीति में भारत सरकार का कुल 3 राजकोष है। 3 राजकोष कौन कौन सा है? एक है संचित निधि, दूसरा है लोक लेखा, और तीसरा है आकस्मिक निधि। ठीक है, इसका नोट कर लीजिए। इसका उल्लेख है भारत के संविधान के 266(1) में, 266(1) में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 266(2) में, और इसका उल्लेख है भारत के संविधान के आर्टिकल 267 में। 3 हो गया, 266(1), 266(2) और 267 में। आप भी, आपके लिए होमवर्क हो गया, भारत का संविधान का कोई किताब आपके पास होगा, ये तीनों अनुच्छेद को एक बार पढ़िएगा डिटेल में। अदरवाइज मैं यहां पे करूं तो मेरे लिए यह है कि संचित निधि, भारत सरकार के 3 खजाने क्यों, एक ही खजाना क्यों नहीं? आखिर भारत सरकार के पास इतने पैसे कहां से आते हैं कि उसको 3 खजाने की जरूरत है? तो भारत सरकार को 3 खजाने की जरूरत होती है, और वो खजाने कौन कौन से हैं? संचित निधि, लोक लेखा, आकस्मिक निधि। इसमें लिखिए एक लाइन आगे, भारत सरकार की समस्त आय जमा, ऑल इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपॉजिटेड इन कंसोलिडेटेड फंड। भारत सरकार के पास जितने भी पैसे आते हैं, आपके घर में जितने भी पैसे आते हैं, वे सारे पैसे, ठीक है, ये सारे पैसे क्या हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, पहले पढ़े हुए हैं तब भी एक बार इसको देख लीजिए, हमारे टॉपिक को जोड़ने के लिए जरूरी है ना, हमें पूरा कंप्लीट कराना पड़ेगा। भारत सरकार के, भारत की समस्त आय यहां पे जमा होती है संचित निधि में। लोक लेखा में क्या होगा? कुछ नई बातें भी मिल जाएंगी। दूसरों के पैसे जो भारत सरकार को प्राप्त, सरकार को प्राप्त यहां जमा होगा लोक लेखा में। माने पब्लिक अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितने पैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कई सारे ऐसे पैसे आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं होते हैं, वो दूसरों को होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आप ही हैं, जैसे अभी होली होना है तो होली का कोई प्रोग्राम होना है, आपके कॉलोनी में जहां रहते हैं वहां पे हुआ कि भाई सब लोग 100 रुपए चंदा दें। तो सब लोगों ने जो 100 रुपए चंदा दिया, तो उस चंदे को एक जगह इकट्ठा किया गया, ठीक है, कोई जो विश्वसनीय आदमी है उसके पास रख दिया गया। उस आदमी के पास वो पैसा आया जरूर, लेकिन वो पैसा उस आदमी का है नहीं। वो कभी भी उस पैसे को अपने बैंक में नहीं जमा करेगा, अर्थात संचित निधि में जमा नहीं करेगा। वो पैसा वहीं पे कहीं रखा रहेगा और वहां से वो वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते जरूर हैं लेकिन उसके होते नहीं है, ऐसे पैसे को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऐसे पैसे को, हाँ, WTO वर्ल्ड बैंक से उधार लेते हैं, ऐसे पैसे को, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है वो। ऐसे पैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के होते नहीं है, उसके पास से चला जाएगा, ऐसे पैसे लोक लेखा में जमा होते हैं। ये इवन वर्ल्ड बैंक से उधार, IMF से उधार, जितने भी उधार आते हैं सब भारत सरकार की आय है। संपत्ति बेच के भारत सरकार की आय है, टैक्स से भारत सरकार की आय है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से लोन भारत सरकार की आय है। वो सब जो पैसे होंगे वे सारे के सारे, ठीक है, हाँ, वो सब भी सारे के सारे जो पैसे, तो सब संचित निधि में आके जमा होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे क्या हो जाएगा? ऐसे पैसे जो भारत सरकार के पास आए लेकिन उसके हैं नहीं, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आपका खुद का, ऐसे पैसे कौन से भारत सरकार के पास से आते हैं जो भारत सरकार के पास आते जरूर है लेकिन होते नहीं है? जैसे PF का पैसा, जो इंप्लॉई है, पेंशन वाला जो पैसा होता है, इंप्लॉई है, इंप्लॉई के पास का जो PF का पैसा है प्रोविडेंट फंड का, वो उसकी सैलरी से 10,000 रुपया काटा गया, सरकार ने 10,000 रुपया भागीदारी किया, 10-10 20,000 हुआ, इंटू 12, ठीक है, लास्ट का आर्टिकल 267 है, इंटू 12, ठीक है, तो 20 इंटू 12 2,40,000 हुआ। ये 2,40,000 कहां रहेगा? वो इंप्लॉई 30 साल तक काम करेगा। ये सारे पैसे उसके PF के पैसे हैं, वो सब भारत सरकार के पास जाते हैं। और प्रोविडेंट फंड एजेंसी आप जानते हैं है उसके लिए, तो वो पैसा लोक लेखा में जमा होगा। इस तरह से मिलिट्री वीडियोवर्स का, रोड डेवलपमेंट फंड का एक NIF बनाया गया था, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। सरकारी कंपनियों को बेचने से जो पैसा आता था उसको उसमें जमा किया जाता था, ठीक है। तो ऐसे कई सारे पैसे होते हैं जो यहां पे जमा होते हैं लोक लेखा में, ठीक है। और यहां लिख दीजिए, संचित निधि से पैसा निकालकर जमा, निधि से
पैसा निकालकर संचित निधि से पैसा निकाल करके जमा आकस्मिक व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यहां लिख दीजिए, संचित निधि से पैसा निकाल करके जमा आकस्मिक व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा कर सकते हैं। क्या लिखा हमने, ये ध्यान रखिए, आकस्मिक निधि में क्या लिखा, संचित निधि से ही बैंक से पैसा निकाल करके पॉकेट में रख लेते हैं, एटीएम से, जिससे कि कभी कोई जरूरत पड़े तो उसको पूरा करें। उसी तरह से यहां से पैसा निकाल करके, जो एक तरह से कहा जाए भारत सरकार का बैंक है, पैसा निकाल करके यहां रख लिया जाता है, जिससे कि कोई इमरजेंसी व्यय की जरूरत हो तो उसको पूरा कर सके। अर्थात आकस्मिक निधि में कोई अपना इसका स्रोत नहीं है। हाँ, पीएम केयर फंड इसका भाग नहीं है। पीएम केयर फंड अलग से बनाया गया है, वो ट्रस्ट के रूप में उसको रजिस्टर्ड किया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो पीएमओ से संचालित है वो। ये हम भारत सरकार का, पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये जो आकस्मिक निधि है, कंटीजेंसी फंड है, इसका अपना कोई स्रोत नहीं है। कहां से पैसा उसमें आता है, संचित निधि से पैसा आकर के यहां जमा होता है। किस बात के लिए, आकस्मिक व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और उसी में लिख दीजिए, बजट 2021-22 से इस कोष की राशि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 30,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। आकस्मिक निधि में क्या लिखे, निधि 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, बढ़ा करके 30,000 सीआर कर दिया गया इस बार से। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आकस्मिक निधि का कुल खर्चा कितना है, माने कुल उसकी राशि कितनी है, तो कितना है 30,000 करोड़ रुपीज। पहले कितना था, 500 करोड़ रुपीज, ध्यान रखिएगा। दूसरा था लोक लेखा। ठीक है, तो अब देखो तीनों खजाने में पैसा आ गया है। कहां कहां, संचित निधि में भारत सरकार की समस्त आय, ऑल इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट संचित निधि में, दूसरों के पैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त होते हैं लोक लेखा में, और संचित निधि से ही पैसा निकाल करके आकस्मिक व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आकस्मिक निधि में। अब यहां से पैसा खर्चा कैसे होगा, निकलेगा कैसे, पैसा तो आने को आ गया, तो संचित निधि में क्या होगा, संसद की अनुमति से व्यय माने संचित निधि से 1 रुपया भी बिना संसद की अनुमति के सरकार खर्च नहीं कर सकती। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, व्यय से पूर्व संसदीय अनुमोदन। लिखते जाइएगा आराम से, उसके बाद पढ़िएगा तो सब समझ में आएगा। संसदीय अनुमोदन आवश्यक, कॉपी में रहना चाहिए सब कुछ, आवश्यक माने व्यय से पूर्व संसदीय। संचित निधि से पैसा कैसे खर्च होगा, खर्च कैसे होगा, संसद की अनुमति से व्यय होगा। बिना संसद की अनुमति के यहां से 1 रुपया खर्च नहीं हो सकता। अर्थात व्यय से पहले संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड बिफोर एक्सपेंडिचर। लोक लेखा में सरस्वती पूजा का पैसा है, दिवाली का पैसा है, होली का पैसा है, ईद का पैसा है, तो ये सारे पैसे जो आपके पास आए हैं चंदा से इकट्ठा करके, आप उसके लिए कहीं किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा आया है वहीं से वैसा वो चला जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, कोई परमिशन आवश्यक नहीं, कोई अनुमति आवश्यक नहीं। देयर इज नो परमिशन रिक्वायर्ड। क्या लिखा हमने, लोक लेखा से पैसा खर्च करने के लिए कोई अनुमोदन नहीं चाहिए संसद का। ठीक है, और इसमें अर्थात नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड, जैसा आया है वैसा ही खर्च हो जाएगा। यहां से पहले राष्ट्रपति की अनुमति से, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च, सरकार को पैसा खर्च करना है तो संचित आकस्मिक निधि से खर्च, फिर व्यय के बाद संसदीय अनुमोदन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड आफ्टर एक्सपेंडिचर। क्या मतलब हुआ ये, जैसे आकस्मिक निधि की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो अभी चमोली में फ्लैश फ्लड आया, भारी नुकसान हुआ, राहत सामग्री भेजना है पेंडेमिक के लिए, कोरोना के लिए, पार्लियामेंट बैठक में नहीं है और उसके लिए संसद से खर्चे का कोई हमने अनुमोदन नहीं लिया हुआ है।
और खर्चा जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अब संचित संसद की बैठक बुला करके संसद से अनुमति नहीं लेंगे। क्या करेंगे, ऐसे सारे खर्चे आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च कर लेंगे। और जब खर्च हो जाएगा उसके बाद जब पार्लियामेंट दोबारा बैठक में आएंगे खर्च के बाद, तो उस समय जो मंत्री होगा वो पार्लियामेंट के सामने अनुच्छेद 115 और 116 में जैसा व्यय है उसके अनुसार, मुख्य रूप से 115 के अनुसार वो पार्लियामेंट में जाएगा और वहां जाकर के अनुमोदन लेगा। और जैसे ही अनुमोदन मिलेगा उतनी राशि जो यहां से खर्च की गई है यहां से दोबारा निकल करके वहां जमा हो जाएगा और वो जो व्यय होगा वो उस मंत्रालय का भाग बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, आकस्मिक निधि से पैसा क्या किया, जो संचित निधि से पैसा निकाल करके यहां पे रखा, जिससे कि कोई आकस्मिक व्यय जिसके लिए हमने संसद से अनुमति नहीं लिया हुआ है। ठीक है, ऐसे व्यय जरूरत इमरजेंसी आ गया और संसद बैठक में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति से के परमिशन से, क्योंकि आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अंदर होता है, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के सरकार द्वारा उसको खर्च कर दिया जाएगा। और खर्च करने के बाद जब संसद में 2 महीना 3 महीना 1 महीना बाद जब संसद बैठक में आएंगी तो उसको संसद से अनुमति ले लेंगे। अर्थात इसमें क्या हुआ, व्यय के, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, व्यय के बाद संसदीय अनुमोदन। इसमें क्या लिखा हुआ है, व्यय से पूर्व संसदीय अनुमोदन। और इसमें क्या लिखा हुआ है, नो अनुमोदन, कोई अनुमोदन नहीं। ठीक है, अब तीनों खजाने को देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगा, तीनों में सबसे जरूरी कौन सा है, हाँ 30,000 करोड़ से खर्च करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, संचित निधि। और उसी में एक लाइन लिख दीजिए कि तीनों खजाने में संचित निधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन ऑल 3 एक्सचेकर कंसोलिडेटेड फंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीनों खजाने में संचित निधि सबसे महत्वपूर्ण है और इससे व्यय की संसदीय प्रक्रिया को सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि कहा, हमने पहले ही कहा कि इससे 1 रुपया भी बिना संसद की अनुमति से खर्च नहीं कर सकते। और वही खर्च के लिए संचित निधि से खर्च की जो संसदीय प्रक्रिया है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, उसी को बजटीय प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और हेडिंग डाल दीजिए बजटीय प्रक्रिया। यह बजटरी प्रोसीजर, ये हेडिंग डाल दीजिए और इसको हम लोग कल करेंगे। बजटीय प्रक्रिया 2021-22 का बजट, ये सब बात यहां करेंगे। शुरू में जो हमने लिखाया है वो सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। शुरू में ये जितना हमने ये लिखवाया है ये सब याद रखिएगा। अब आगे हम पूछेंगे आपसे कि सब्सिडी में कुल कितना व्यय है, तो बताइएगा 9 पैसा, रक्षा में कितना है 8 पैसा, आयकर से कितना, जब हम आयकर का डिटेल बताएंगे बजटीय प्रक्रिया में ही, जब आगे बढ़ते जाएंगे आप तो आपसे पूछते जाएंगे, आप सब बताइएगा ये डेटा जो हमने आपको यहाँ पे सबसे पहले बजटीय अनुमान के रूप में लिखवाया है। हम लोग आ गए बजटीय प्रक्रिया पे, और इस बजटीय प्रक्रिया में का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 112, 113, 114, 111 में लिखा हुआ है, 115, 116 में लिखा हुआ है। सब ऐसे ही है जैसा हमने बोला, हम क्रम गलती नहीं किए हैं, ऐसे ही बजटीय प्रक्रिया आगे बढ़ता है। 112, 113, 114 फिर 111 में आता है, और 111 के साथ साथ 2 और अनुच्छेद 115, 116 की जिसके बारे में हमें जानना होगा, तो वो सब हम लोग कर लेंगे। तो बजटीय प्रक्रिया कर लेंगे, और उसके बाद फिर उसी में हम लोग फिर राजस्व आय और पूंजीगत आय पे आ जाएंगे। राजस्व आय के बारे में, पूंजीगत आय के बारे में, फिर राजस्व आय को 2 भागों में बांट के कर आय के बारे में, गैर कर राजस्व, कर आय से फिर प्रत्यक्ष कर के बारे में, अप्रत्यक्ष कर के बारे में, फिर आय कर के बारे में, फिर निगम कर के बारे में, फिर जीएसटी के बारे में, पूरा टॉपिक कर देंगे, ठीक है। आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप कॉपी में बातें कुछ गई होंगी, कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, ठीक है। 2-1 दिन पढ़िए, स्पीड पकड़ लेंगे आप, ठीक है। अभी हो सकता है कि थोड़ा दूसरे लोगों से आप पढ़ते रहें, उनका पढ़ाने का तरीका अलग था, मेरा अलग था, हो सकता है कि आपको आज थोड़ी दिक्कत हुई हो हमारे स्पीड को पकड़ने में, लेकिन आगे बोली भाषा समझ में 2-4 दिन पढ़ेंगे तो बोली भाषा सब समझ में आ जाएगा, सब चीजें सेटल हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल मिलेंगे फिर 4 बजे।